नमस्कार एंड सत श्री अकाल दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स का सीबीएसई ने जो ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज किया था और वो भी स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। बेसिक मैथ्स के लिए भी मैं वीडियो जल्दी डाल दूंगा। आप लोगों को इस वीडियो में क्या मिलने वाला है बेटा, ए टू जेड सारे क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं और उसके साथ साथ बहुत सारे नए नए शॉर्ट ट्रिक्स भी तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तुम लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है, चाहे तुमने कितने भी चैप्टर्स अभी तक कवर कर लिए हो। तुम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि सीबीएसई ने किस टाइप के क्वेश्चन सेट किए हैं। तो इस वीडियो को देखना और क्वेश्चंस का आइडिया जरूर लगाना और अपनी प्रिपरेशन को भी टेस्ट कर देना। तो भाई देखो, पैटर्न तो वही सेम है, ठीक है। पैटर्न के ऊपर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से सवालों को सॉल्व करना चालू करते हैं। पहला सवाल बेटा काफी खूबसूरत सवाल है, आराम से समझेंगे। आप लोगों को बेटा a दिया हुआ है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर x, b दिया हुआ है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 के बराबर, और c दिया हुआ है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, और बोला गया है इन तीनों नंबर्स का एलसीएम 3780 है। तो x की वैल्यू बता दो भाई। तो अपने को पता होना चाहिए, अपनी एनसीईआरटी में बड़ा बड़ा एकदम स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एलसीएम निकालना हो आपको तो आप क्या करते हो, जितने भी आपके प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में ऑफ द गिवन नंबर्स, उन सारे के सारे फैक्टर्स को लो। सिर्फ कॉमन फैक्टर्स नहीं लेने होते, जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे 2 दिख रहा है मेरे को, ठीक है, 3 दिख रहा है मेरे को, उसके साथ साथ मेरे को 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो सबके सब यहां पर ऐसे लिस्ट कर दो, 2 3 5 7। अब इनको इनकी हाईएस्ट पावर्स के साथ लो। तो बेटा 2 की मेरी हाईएस्ट पावर मेरे को 2 दिख रही है तो मैंने ले लिया। 3 की मेरे को हाईएस्ट पावर यहां पे 1 दिख रही है बच्चा, यहां पर x दिख रही है और x का ही मेरे को मान लेना है। तो यहां पर मैं 3 की पावर x ले लेता हूं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। फाइनली मेरे को पता चल जाएगी मैं सही हूं या नहीं हूं। 5 की हाईएस्ट पावर है बेटा 1 और 7 की भी हाईएस्ट पावर है 1, और फाइनली आप इनका प्रोडक्ट करके इससे 3780 से इक्वेट कर देंगे। तो अब यहां पर बेटा आपकी कैलकुलेशन बची है बस 2 का स्क्वायर 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए बेटा। 140 यानी कि 3780 को 140 से डिवाइड करना है, 0 से 0 गया। अब 14 की टेबल में देखो 378 कब आएगा, तो 14 इंटू 2 होता है 28, तो 280 तो वहीं चला गया, और फिर 98 जो कि 7 बार ही आता है। तो बेटा ये हो जाएगा आपका 27 के बराबर। अब 3 की पावर x आपको 27 दिख रहा है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर, 3 होनी चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। काफी अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूंगा इसको, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर टाइम जरूर जाएगा बेटा आप लोगों का। और अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो आप और ज्यादा 30-40 सेकंड लोगे इस सवाल में। तो चलो भाई इसको रब कर देते हैं। और बेटा जहां पर जगह नहीं होगी ना, मैंने एक ब्लैंक स्लाइड ओपन करी हुई है, वहां पर मैं बढ़िया से तुमको सॉल्व करवा दूंगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो यही है, ऐसा नहीं है कि हर एक सवाल इतना कैलकुलेटिव आएगा। बहुत आसान आसान से सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे एमसीक्यूज में, जिसमें आपको टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने के लिए। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3 फ्रॉम वाई एक्सिस। तो 2 और 3 इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस तो बेटा यही होगा ना जितना x में चले हो, यानी कि मेरा आंसर क्या होगा 2। हर चीज के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बात को समझना, क्योंकि एमसीक्यूज जितना जल्दी करोगे, जितनी एक्यूरेसी के साथ करोगे, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, स्पीड भी इंपॉर्टेंट है, जितना जल्दी करोगे उतना ही आप लोग केस बेस्ड क्वेश्चन को 5 मार्कर को अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्टेप मार्किंग है, यहां नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये भी बेटा बहुत ही आसान है, डायरेक्टली स्ट्रेट फ्रॉम द थ्योरी। द लाइंस गिवन बाय दिस एंड दिस आर नॉट पैरेलल, देन के हैज टू बी नॉट पैरेलल, मतलब a1 बाय a2 और b1 बाय b2 में इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए दोस्त, है ना, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो a1 बाय a2 और c1 बाय c2 कुछ आपके लिए परेशानी नहीं खड़ी कर रहा है। तो a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 लगा दो सीधा सीधा। तो 3 बाय 2 शुड नॉट बी इक्वल टू, क्योंकि नॉट पैरेलल लिखा हुआ ध्यान रखना, इसलिए मैं नॉट इक्वल टू की कंडीशन लगा रहा हूँ 2k बाय 5। और इसको सॉल्व करो 15 बाय 4, तो k शुड नॉट बी इक्वल टू 15 बाय 4। आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन बी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगेन अगर आपको कुछ चीजें डायरेक्टली याद हैं, कुछ रिजल्ट डायरेक्टली याद है, तो सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इफ बीसी
if BC is equal to 7, CD is equal to 4, AD is equal to 3, then the length of AB is। तो देखो मैं तो इसको ओरली कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुमको बता देता हूँ। जब भी एक सर्कल और ऐसे एक कोई तुम्हारा जो इसको चारों साइड्स पे टच करे, ठीक है, ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर तुमने एक सर्कल बना दिया ऐसे टाइप का केस दिया हो, तो याद रखना ए बी सी डी अपोजिट साइड्स का सम ना बराबर होता है, यानी कि ए बी प्लस सी डी विल बी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये रूल याद रखना, और कंडीशन ये है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सर्कल अंदर हो, क्वाड्रिलेटरल बाहर हो, और चारों साइड क्वाड्रिलेटरल की सर्कल को टच कर रही हो, तो अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है। तुम्हारे सर्कल्स में है ये मेंशन एनसीईआरटी में, डायरेक्टली इसको रिजल्ट की तरह ही पढ़ाया जाता है। तो बेटा देखो ए बी और सी डी, तो ए बी अपने को निकालना है, ए बी प्लस 4 शुड बी इक्वल टू 7 प्लस 3 यानी कि 10। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। सेक थीटा प्लस टैन थीटा एक्स दिया हुआ है, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या होगा? दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। यहीं से ही आपको रिजल्ट मिलता है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा और सेक थीटा माइनस टैन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। नहीं समझे तो अभी समझा देता हूं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना। ये कुछ बातें तुम लोगों को बताई जाती हैं एज रिजल्ट, चाहे तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो दोस्त। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है अपनी, ठीक है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के अगर इसको आप ओपन अप करते हो, तो आपको सेक थीटा प्लस टैन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा 1 के बराबर मिलता है। तो यहां से आपको समझ आएगा ना कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो आपको सेक थीटा माइनस टैन थीटा बताना है, तो वो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा हो जाएगा। सेक थीटा प्लस टैन थीटा x है, तो 1 बाय x मेरा आंसर आएगा। आज के बाद आपको याद रखना है कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा और सेक थीटा प्लस टैन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सेम तरीके से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब बढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा और आगे, इन सब चीजों को रब करते हुए आगे चलते हैं। बेटा 6th जो क्वेश्चन है यहाँ पर सिमिलर टाइप का सवाल 2025 के बोर्ड के पेपर में भी पूछा गया है। तो ऐसा सवाल मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि आपके एक्चुअल बोर्ड पेपर में भी आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सवाल पता नहीं सीबीएसई बहुत ज्यादा पूछ रहा है, तो दोबारा भी वो पूछ सकता है। आपको 4 इक्वेशंस दी हैं और बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी नहीं है पहचानो। तो अब आपको बेटा हर एक को ना प्रॉपर्ली नहीं देखना होता, स्कैन करो, अपने आप ही आपको सही चीज दिख जाएगी। यहाँ पे स्क्वायर टर्म बच जाएगी, यहाँ पर 3x स्क्वायर स्क्वायर टर्म बच जाएगी, यहाँ पर क्यूब है, क्यूब से क्यूब चला जाएगा, स्क्वायर टर्म बच जाएगी। यहाँ पर x स्क्वायर और x स्क्वायर एक दूसरे को खा जाएंगे, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट 1 है, मेरा आंसर हो जाएगा डी मेरी क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी, क्योंकि x स्क्वायर वाली टर्म ही गायब हो जाएगी दोस्त। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखो अगेन, जैसे पहला सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ये वाला सवाल भी उसने कैलकुलेटिव दे दिया है, लेकिन आसान है। कैलकुलेटिव का मतलब ये नहीं कि 2 से 2.5 मिनट लगेंगे, तुम विद इन 1 मिनट बहुत प्यार से सॉल्व कर सकते हो अगर तुम्हारी कैलकुलेशन फास्ट है तो। गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का मतलब इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच इंटरसेक्टिंग इन दिस वे। तो आपको बताना है, और जो ये कॉर्ड बन रही है ना, कॉर्ड, इसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम करता हूं ताकि तुमको बेटर दिखे, ठीक है। अब तुम लोगों को ये दिख रहा होगा बेटर। इसको रब करके थोड़ा सा इसको और नीचे करके अब परफेक्ट दिख रहा होगा, है ना। चलो, तो बेटा ये जो कॉर्ड की लेंथ है ये भी 1 सेंटीमीटर दी हुई है, तो तुमको टोटल एरिया ऑफ ऑल द डॉटेड रीजन्स, मतलब ये जो सर्कल्स के बीच में रीजन आप लोगों का ऑक्यूपाई हो रहा है ना, ये और ये बताना है बेटा आप लोगों को। तो 4 ऐसे आपको एरियाज दिख रहे हैं, इन्हीं का ही आप लोगों को फाइनल बताना है, टोटल एरिया बताना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं यार, एक ही सर्कल को उठाते हैं बस। एक तरीके से इस तरीके से केस है कि यहाँ पर एक कॉर्ड है और ये सर्कल का रेडियस आपको 1 दिया हुआ है, ये भी 1 दिया हुआ है, और कॉर्ड की लेंथ भी 1 दी हुई है। अगर मैं इसका वैल्यू निकाल लूं और इसको 2 गुना कर दूं, तो मेरे को एक तो ये मिल जाएगा ना पूरा का पूरा, जो 2 सर्कल्स के बीच में ऑक्यूपाई हो रहा है, 2 सर्कल्स के बीच में आ रहा है ये वाला एरिया।
तो यहां पर इसका कैसे निकालूंगा एरिया, जो मैंने यहां पर ये वाला मेंशन किया हुआ है, तो आप लोगों को सेक्टर माइनस ट्रायंगल करना पड़ेगा। और ये बेटा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक एक एक, तो ये मेरे को 60 डिग्री मिल गया अपने आप। ये इंफॉर्मेशन आपको डिकोड करनी पड़ेगी, ये दी नहीं हुई है, इनडायरेक्टली दी हुई है। तो अब बेटा आप लोगों को क्या करना है, 60 डिग्री का सेक्टर है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 6। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 1 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो गया सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 a स्क्वायर, और a इज इक्वल टू 1 है, तो यहां पर भी 1 आ जाएगा। ये आपका इस वाले पोर्शन का एरिया हो गया। मैं इसको अलग पेन से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। और देखो यार, अब यहां पर ध्यान से समझना, ये वाला एरिया तुम निकाल चुके हो। ऐसा 2 यहां पर, 2 यहां पर, 2 यहां पे, 2 यहां पे, तो 8 हो गए ना टोटल। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको आंसर नहीं मिल जाएगा। देखो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन डी में मिल रहा है, ठीक है। सवाल आसान ही है, बस लैंग्वेज पढ़ो, उसको फिर ड्रॉ करो, फिर देखो, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगेन कैलकुलेशन फास्ट रखनी पड़ेगी बेटा, तो ऐसे सवालों में भी टाइम बचा पाओगे। अब यहां पर एक ऑप्शनल क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। देखो कोशिश करते हैं इस सवाल को बिना पेन के सॉल्व करने की, क्योंकि आदत डालने से ही बनती है ना यार। तो एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, तो स्क्वायर मेरा बाहर है और सर्कल मेरा अंदर है, याद रखो। और आपको दिया हुआ है स्क्वायर की साइड है 6, तो इमेजिन करो मेरे साथ स्क्वायर और उसके अंदर सर्कल है, तो आपका डायामीटर 6 के बराबर हो जाएगा, रेडियस 3 के बराबर हो जाएगा, तो पाई टाइम्स 3 टाइम्स 3 9 पाई मेरा आंसर आ जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। द पेयर ऑफ डाइस, अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8 इज, नॉट गेटिंग द सम। तो देख लेते हैं भाई सम 8 कब मिलता है अपने को, है ना। सम 8 कब मिलेगा, और 2 डाइस रोल किए गए हैं बेटा, तो सम 8 मिलेगा। 1 के साथ तो कुछ भी ऐड कर दो, 8 बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि 6 ही मैक्सिमम होता है। 2 के साथ 6 ऐड करोगे तो मिल जाएगा, 3 के साथ 5 ऐड करोगे तो मिल जाएगा, 4 के साथ 4 पे मिल जाएगा, फिर 5 के साथ 3 पे मिल जाएगा, क्योंकि रिवर्स मारोगे आप, ठीक है, और 6 के साथ 2 पे मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी केस पॉसिबल नहीं है, तो ये 5 पॉसिबल केसेस है जहां पे मेरे को सम 8 मिलेगा। तो 31 हो जाएंगे जहां पर 8 नहीं मिलेगा, आंसर हो जाएगा 31/36। कहां पे है कैलकुलेशन एरर, हाँ ये तो रहा बी में, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको हटा दिया सब। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट से सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, इफ 2 sin 5x इक्वल्स √3, तो x की वैल्यू बता दो। ये क्या है यार, कैसे कैसे सवाल दे रहा है यार ये। तो भाई sin 5x आपका √3/2 है, यानी कि sin 5x आपका 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आप sin 60 कर दोगे, सॉरी 60 डिग्री क्यों लिख दिया मैंने, sin 60, तो 5x शुड बी इक्वल टू 60, तो x शुड बी इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू 12 डिग्री आ जाएगी। ये अच्छा सवाल है बेटा। इस सैंपल पेपर में मेरे को क्या खास बात लगी यार, और हो सकता है कि ऐसा ही पेपर बने, थोड़ा सा लेंथी पेपर आए इस बारी। इस तरीके का सैंपल पेपर को देख के थोड़े से आसार लग रहे हैं, क्योंकि बेटा आउट ऑफ 20 ना मैं 5 क्वेश्चन ऐसे बोलूंगा जिसमें टाइम लग रहा है एमसीक्यूज में। ऐसा पहले नहीं होता था, बहुत इजी थोड़े से ट्रिकी एमसीक्यूज होते थे 2-3, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग या फिर लेंथी एमसीक्यूज नहीं होते थे। इस बारी देखने को मिला है वो, जैसे 10वां सवाल भी, 10वां सवाल तो बेटा बहुत प्यारा सवाल है। जिसको अच्छा होल्ड है ना कॉन्सेप्ट पे, जिसकी कॉन्सेप्चुअल डेप्थ अच्छी है, वो ही इस सवाल को कर पाएगा, वरना बहुत बच्चे तो स्किप मार देंगे इस सवाल को। और बहुत सारे कोचिंग्स में टीचर्स तो ये वाले सवाल उठाते तक नहीं है। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 1 to 15 and their HCF is 81, then the possible pairs of such numbers are, ठीक है। तो भाई 2 नंबर्स हैं जिनका सम है 1215 और उनका HCF है 81, तो आपको बताना है ऐसे कितने पॉसिबल पेयर्स पॉसिबल हो सकते हैं इन नंबर्स के। तो भाई अगर मेरा 2 नंबर्स हैं जिनका HCF है 81, तो खुद सोचो यार, मैं अपने एक नंबर को क्या कुछ ऐसा ले सकता हूं 81x, और मैं दूसरा नंबर b बोल देता हूं जिसको मैं 81y ले लेता हूं, है ना। 81 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। वो कब होगा, जब ये x और y जो आपने अज्यूम किए हैं दोस्त, इनमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए।
तभी तो 81 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरह निकल कर आएगा। तो x और y जो ये दोनों दिख रहे हैं ये आपके कोप्राइम होने चाहिए। कुछ बच्चे बोलेंगे सर कोप्राइम क्या होता है, तो अभी लिखो अगर नहीं पता और तुमको नहीं पढ़ाया गया है तुम्हारे कोचिंग में या फिर तुम्हारे टीचर ने नहीं पढ़ाया है। कोप्राइम नंबर्स का मतलब होता है ऐसे दो नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है, तो x और y का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, तभी तो बेटा 81x और 81y का अगर आप HCF देखोगे तो आपको 81 मिलेगा। जैसे मान लो x और y में कुछ और भी कॉमन फैक्टर निकल जाता है, जैसे मान लो 2 या 3 निकल जाता है, तो 81 थोड़ी ना रह जाता है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसलिए x और y में अब 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं बचना चाहिए अगर 81 को एज HCF देखना है। कॉन्सेप्ट चमका। अब देखो सम है दोनों नंबर्स का 1 to 15, तो 81x प्लस 81y शुड बी इक्वल टू 1 to 15। तो आपका x प्लस y किसके बराबर होगा 1 to 15 बटा 81। अब देखो यहीं पे ही कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए अपनी। मेरे को पता है ये एक में जाएगा, फिर मेरे पास बचा 40 और फिर 5, 405 यानी कि 5। तो x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 15। अब मैं सोचूंगा ऐसे x और y जिनका सम हो 15 और जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, मतलब उनमें 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं होना चाहिए दोस्त। तो 1 और 14 काम करेगा क्या? बिल्कुल करेगा दोस्त, आंख बंद करके करेगा। 2 और 13 काम करेगा क्या? हाँ सर 2 और 13 भी कोप्राइम पेयर है। उसके बाद मैं बोलूंगा अगर 3 और 12 करेगा क्या? नहीं, 3 और 12 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आ जाता है, नहीं करेगा। उसके बाद अगर मैं बोलूं 4 और 11 में करेगा क्या? तुम बोलोगे बिल्कुल करेगा सर। उसके बाद मैं बोलूं 5 और 10, नहीं सर 5 कॉमन फैक्टर हो जाएगा उसमें। 6 और 9 नहीं सर। 8 और 7 बिल्कुल सर। अब तुम बोलोगे सर इनको मैं उल्टा भी कर देता हूं, 1 14 ले लिया तो 14 1 ले लेना। नहीं, ये मत करना क्योंकि इसने पेयर्स के बारे में बोला है। तो 1 और 14 और 14 और 1 एक ही पेयर की तरह काउंट किया जाएगा। तो टोटल आपके 4 पेयर्स हो गए, ऐसे 4 आपकी एक्स वाई की वैल्यूज हो गई, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अच्छा सवाल है, जिसको अंडरस्टैंडिंग होगी HCF की, कोप्राइम नंबर्स की, वही इस सवाल को बना पाएगा। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। If the area of the base of a circular cone, right circular cone, अरे यार ये क्या हो गया, इसको हटाओ, हाँ हट गया। Area of the base of the right circular cone is 51 centimeter square and its volume is 85 centimeter square, then the height of the cone is। तो यार आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है? बेस का एरिया ही तो होता है, वो आपको डायरेक्टली दिया हुआ है। सो 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर की जगह 51 रख दोगे। h निकालना है, इसको 85 से इक्वेट कर दो। 85 मतलब 85 होता है, ठीक है, जो डीपीएस वाले बच्चे हैं। चलो मजाक में ही लेना है इसको, ठीक है, बस ऐसे जोक मारता रहता हूँ मैं। कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको हिंदी में काउंटिंग नहीं आते, एकदम पॉश बच्चे अपने। तो 17 बचा, 17 पंजे 85 हो जाता है, तो h की वैल्यू आ गई 5। आंसर इज डी। ठीक है, 12वां क्वेश्चन एकदम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से छपकर आ गया है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को नजरअंदाज मत करो, मैंने अपने चैनल पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस डाल रखे हैं, चैप्टर वाइज भी कवर किए हैं, कुछ चैप्टर्स ओवरऑल भी डाल रखे हैं, उन लेक्चर्स को जरूर देख लेना। If zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c ac not equal to 0 are equal, then क्या केस हो सकता है? तो अगर जीरोस आपके इक्वल हैं, ठीक है, जीरोस आपके इक्वल हैं, तो या तो दोनों नेगेटिव होंगे दोस्त, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे। मेरा तरीका तो यही है भाई, मैं तो ना सम ऑफ प्रोडक्ट के पास चला जाता हूँ। जब भी ऐसा साइन वाला सवाल आए ना तुम्हारे पॉलिनोमियल्स के अंदर, क्वाड्रेटिक के अंदर, कभी भी ऐसा सवाल आए, सीधा सम ऑफ प्रोडक्ट के पास चले जाओ। तो यही केस हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे जीरो, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इनका प्रोडक्ट करना चाहूँ तो मेरे को हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, हाँ या ना? क्योंकि नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव टाइम्स पॉजिटिव भी पॉजिटिव होता है। तो प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव मिलेगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ c/a शुड बी पॉजिटिव? c/a पॉजिटिव कब होगा? जब c और a दोनों पॉजिटिव हो, या तो c और a दोनों नेगेटिव हो, मतलब c और a को सेम साइन रखने पड़ेंगे, तभी ये होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। द एरिया ऑफ अ सेक्टर of a circle of radius 21 centimeter cut off by an arc of length, ये तो बेटा डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आ गया। पता होना चाहिए आपको कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं। अगर आर्क का लेंथ दिया हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये आपको पढ़ाया जाएगा, टेंशन मतलब अगर नहीं पता तो।
हाफ टाइम्स एल टाइम्स आर, जहां पे एल क्या है आपका आर्क लेंथ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा हाफ टाइम्स 22 टाइम्स 21, तो यहाँ पर ये गया 11, तो 21 टाइम्स 11, तो ये हो जाएगा 210 में 21 जोड़ दो 231 में आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल है बेटा, ट्राइंगल के ऊपर सिमिलैरिटी बेस्ड है, सिमिलैरिटी के रेशो पे बेस्ड है। ठीक है, if triangle ABC is similar to triangle DEF, AB आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, DE आपका 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो AB और DE कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इनसे मैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल सकता हूं, तो मेरे को कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इन दोनों ट्राइंगल्स का मिल गया 2:3। ठीक है, अब मेरे से पूछा गया है पेरीमीटर बता दो ट्राइंगल एबीसी का, तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा दोस्त, जो आपके सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं ना, उनका पेरीमीटर का रेशो वही होता है जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो होता है, मीडियन का रेशो भी वही होता है जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो होता है, ऑल्टीट्यूड का रेशो भी वही होता है जो आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो होता है, एरिया का रेशो क्या होता है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है इसके स्क्वायर के बराबर। तो अगर यहाँ पे एरिया का क्वेश्चन आता तो मैं 4/9 से इक्वेट करता। ठीक है, यहां पर दोनों ट्राइंगल्स के पेरीमीटर का रेशो क्या होगा 2:3। ठीक है, तो यहां पर मेरे को DE गिवन है, ट्राइंगल दूसरे वाले ट्राइंगल को देखो, DE गिवन है, EF गिवन है, FD गिवन है, तो सारी साइड्स मेरे को तीनों की तीनों गिवन है दूसरे ट्राइंगल की, ऐड करो पेरीमीटर क्या बनेगा 9 6 15 15 12 27, तो दूसरे ट्राइंगल का पेरीमीटर है 27, तो 2/3 शुड बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 1 मतलब ABC डिवाइडेड बाय 27, बस इसको सॉल्व कर दो, तो 3 9 से कर रहे हो तो 2 को भी 9 से कर दो, 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। If the probability of the letter chosen at random from the letters of the word mathematics to be vowel is 2/2x plus 1, then x is equal to, देखो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी गंदी है, लेकिन फिर भी मैं तुमको बहुत जल्दी करके दिखाऊंगा ये सवाल, यही चीजें तुमको सीखनी है, ये कुछ हैक्स हैं। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले वॉवल्स काउंट करने हैं बेटा, 1 2 3 4 वॉवल्स हैं, तो 4/2, टोटल कितने लेटर्स हैं 5 और 6 11, तो 4/11 होना चाहिए, इसको मैं इक्वेट कर रहा हूं 2/2x plus 1 से। अब मैं फालतू के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मेरे को 4 चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर ऊपर 4 बना दूंगा। वो कैसे बनेगा, जब मैं इस पूरी चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो 4/4x plus 2, तो 4x plus 2 को सीधा सीधा बेटा 11 से इक्वेट कर दो, तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा 4x plus 2 equal to 11, यानी कि 4x is equal to 9, तो x की वैल्यू 9/4। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना कि प्यार से कैलकुलेट करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आराम से इधर शिफ्ट करूंगा उधर शिफ्ट करूंगा, नहीं बेटा टाइम निकल जाएगा फिर। ठीक है, द पॉइंट्स A B C and D are the vertices of, तो ठीक है भाई, इन पॉइंट्स को फटाफट से प्लॉट करके वर्चुअली एक बारी थोड़ा सा देख लेते हैं कि दिखेगा कैसा, तो 9,0 मान लेते हैं यहाँ पे है, 9,-6 मान लेते हैं यहाँ पर है, -9,0 मान लेते हैं कहीं यहाँ पर है, -9,6 है, जल्दबाजी में गड़बड़ होगी, -9 -6 मत ले लेना, तो यहाँ पर कहीं है, तो बेटा देखो ऐसा केस बनेगा, ये पैरेललोग्राम बनेगा ये। ठीक है, ऐसा प्यारा सा पैरेललोग्राम बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। द मीडियन, इसको रब कर देता हूं और इसको ऐसे ऊपर भी कर देता हूं। The median of a set of 9 distinct observation is 20.5 if each of the observations of a set is increased by 2, then the median of the new set। median क्या होता है बेटा, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। अगर आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से बढ़ा दिया, तो आपकी जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है वो भी तो 2 से बढ़ जाएगी यार, तो सिंपल है, A will be the correct answer, is increased by 2। यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है ना सब में। The length of a tangent drawn to a circle of radius 9 centimeter from a point at a distance of 41 centimeter from the center of the circle is। तो देखो यार, अब तुम इस सवाल को बना लोगे, बिना शायद डायग्राम के भी बना लो, लेकिन तुमको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी और फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, 41 स्क्वायर -9 स्क्वायर करना पड़ेगा, निकालोगे फिर तुमको दिखेगा अच्छा ये आंसर आएगा। लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं एक बड़ा ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ये अगर तुम चाहते हो तो मैं तुमको सिखाऊंगा।
मैं अभी तो नहीं, जब तुम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे ना, तो मैं कुछ बढ़िया बढ़िया ना लेक्चर्स लेकर आऊंगा, जैसे मैं पिछले साल लेकर आया था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करके लेकर आया था। तो उसमें मैं बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। तो तुमको मैं कुछ चीज याद करने के लिए दे रहा हूँ। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 9 40 41, ये आपके 4 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का मतलब होता है ऐसे 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम पे फिट बैठे या फिर जो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करें, ऐसे 3 नंबर्स। तो ये 4 स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स आपको याद रखने हैं बेटा। कहीं पर भी इनमें से 2 की झलक दिखे ना, तो तीसरा अपने आप पता चल जाएगा। जैसे 9 और 41 देखते ही अगर मेरे को ये याद है तो मेरे को 40 की याद आएगी, मैं अपना आंसर लगाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, मेरे को फालतू के लिए कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ये सारी चीजें मेरे चैनल पर आपको आगे आने वाले टाइम पे मिलने वाली हैं, अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट और एप्रिशिएट करोगे तो यार, है ना। तो बहुत कुछ है सिखाने के लिए। चल अब आते हैं बेटा assertion रीजन पे। अच्छा यहाँ पे तो सिर्फ ऑप्शंस है, सॉरी। The number 5 to the power n cannot end with the digit 0 where n is a natural number. Our number ends with 0 if its prime factorization contains both 2 and 5. तो बेटा ऊपर वाली बात भी सही है, 5 तो है लेकिन 2 नहीं है उसमें। और यही रीजन है, अगर आपको 0 पे एंड करवाना तो 2 और 5 दोनों चाहिए, क्योंकि 10 की फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। इफ cos a plus cos square a is equal to 1, then sin square a plus sin to the power 4a is equal to 1। तो हाँ यार ये सही है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड सवाल है, एमसीक्यू में डायरेक्टली भी पूछा जाता है, यहाँ पे एजर्शन रीजन के फॉर्म में पूछ दिया गया। तो आपको जो गिवन चीज है उससे आप ये लिख सकते हो, cos a is equal to 1 minus cos square a which is equal to sin square a। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह लिख दोगे cos a और sin की पावर 4a क्या हो जाएगा, दोनों साइड पर स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पे cos square a। तो इनडायरेक्टली आपको जो चीज दी हुई है वही पूछ ली है, आंसर हो जाएगा 1। तो एजर्शन आपका एकदम करेक्ट है। sin square a plus cos square a, इसी आइडेंटिटी का तो यूज किया है ना, बिल्कुल सही बात है, इसका भी आंसर हो जाएगा ए। Assertion is correct, reason is correct and reason is correctly explaining। चलो भाई अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। फटाफट से धुआंधार तरीके से इन सवालों को भी बना देते हैं। आई होप अभी तो शायद रफली 25-30 मिनट्स ही हुए होंगे। चलो भाई सॉल्व करते हैं, और जहां पे जरूरत पड़ेगी बेटा मैंने सेपरेटली एक स्लाइड खोल रखी है, यहाँ पर मैं कैलकुलेशन कराता रहूंगा। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। एपी दिया हुआ है 8 10 12 एंड सो ऑन, जिसमें 60 टर्म्स बोली हैं। आपको सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स बताना है, सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स बताना है। चलो भाई आ जाते हैं यहाँ पर क्विकली। तो 8 10 12 सो ऑन ऐसे करके दिया हुआ है बेटा, 60 टर्म्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर A60 लिख रहा हूँ और लास्ट 10 टर्म्स का उसने सम पूछा है आपसे। तो इन शॉर्ट आपको A51 से A60 तक का सम बनाना है। तो एक काम करता हूं ना, A51 निकाल लेता हूं फटाफट से। A51 क्या हो जाएगा, A प्लस 51 माइनस 1 दैट इज 50 टाइम्स D जो कि 2 के बराबर है। सिमिलरली A60 निकाल लेता हूं, क्योंकि मैं n/2 A प्लस L वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो 51st और 60th टर्म निकालना मेरा पर्पस होगा, क्योंकि इसी का ही सम निकालना है। A60 क्या हो जाएगा, 8 प्लस 60 माइनस 1 दैट इज 59 टाइम्स 2, ये हो जाएगा बचा 108 के बराबर, और ये हो जाएगा मेरा किसके बराबर, 118 प्लस 8 126। चलो तो सम क्या आ जाएगा मेरा, सम हो जाएगा n/2, ये 10 टर्म्स हैं टोटल, तो 10/2 मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस दिस, तो 134। हाँ तो यहाँ पर बेटा 234 टाइम्स 5, तो 200 को 5 से ले लो तो ये हो जाएगा 1000, फिर 30 को 5 से ले लो, ये हो जाएगा आपका कितना 150, तो 1150, और फिर 4 × 5 20, तो 1170 मेरा आंसर आएगा। ऐसे कैलकुलेशन करनी है, लेकिन ध्यान रखना है, मेरे से भी एरर हुआ, आपसे भी होगा, लेकिन थोड़ा सा अटेंटिव रहना है ताकि पता चल जाए, अरे गलती हो गई सुधार लो। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल क्या है, मिडिल टर्म बतानी है आपको इसकी। तो मिडिल टर्म बताने के लिए आपको बेटा नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करनी पड़ती है, वो पता चलेगा यहाँ पे लास्ट टर्म को देख के कि लास्ट टर्म आपकी कौन सी नंबर पे आ रही है। तो आपका an दिया हुआ है, तो 230 विल बी इक्वल टू a, यानी कि 6 प्लस n - 1 टाइम्स d।
इसको मैं बेटा ऑलरेडी भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको प्रॉपर तरीके से करा रहा हूँ कि जो मतलब ऐसा बच्चा भी है जिसने भी चैप्टर सिर्फ पढ़ा ही पढ़ा है, वो भी सारे सवालों को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, 224 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स n-1। तो यहाँ पे 7 या 21 और फिर 32, तो 32 इक्वल्स n-1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 33। तो अगर 33 टर्म्स है मेरे पास टोटल, तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया करो। ठीक है, तो 33 प्लस 1 34 डिवाइडेड बाय 2 17 टर्म निकालनी है मेरे को। तो 17th टर्म निकालनी है, तो a17 विल बी इक्वल टू, a क्या दिया हुआ है अपने को? a दिया हुआ है 6 और 7 है। ठीक है, तो 6 प्लस 16 टाइम्स 7, मेरा आंसर क्या आएगा? 16 सत्ते हो जाता है दोस्त मेरे पास 70 और 42 112 118 मेरा आंसर है। डन। चल, तो 21st क्वेश्चन डन। वैसे 2 नंबर में यार इतना कैलकुलेटिव सवाल दे दिया इसने, मतलब ठीक ठाक कैलकुलेशन है। तो हाँ, थोड़ा बहुत तो पैटर्न चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है बेटा। थोड़ा बहुत मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, और हो सकता है कि मेरी प्रिडिक्शन एकदम सच हो जाए बेटा, कि आपका पेपर थोड़ा सा लेंथी साइड पे रहेगा, ध्यान रखना। साइन a प्लस बी 1 दिया हुआ है, कॉस a माइनस बी √3/2 दिया हुआ है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स a एंड b। तो a और b की वैल्यू बतानी है अपने को यार, तो ये भी बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। तो अपने को साइन a प्लस बी अगर 1 दिया हुआ है, तो a प्लस बी अपना 90 डिग्री हो जाएगा। और आई थिंक cos a माइनस बी अपने को क्या दिया हुआ था? √3/2 दिया हुआ था ना, तो वहां से a माइनस बी आ जाएगा 60 डिग्री के बराबर, नहीं 30 डिग्री के बराबर। cos दिया हुआ है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, cos दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री के बराबर। तो आप इसको सॉल्व करना जानते ही हो, एलिमिनेशन लगा दो, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे तो यार ऑलरेडी भी आंसर पता चल रहा है कि a की जगह 60 रखोगे और b की जगह 30 रखोगे तो सेटिस्फाई मान जाएगा। तो a is 60, b is 30। ठीक है, चलो यहाँ पे अगली स्लाइड पे चले जाता हूँ। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे 23rd क्वेश्चन पे। If AP and DQ are medians of the triangle ABC and DEF respectively, where triangle ABC is similar to triangle DEF, तो आपको प्रूफ करना है AB बटा DE AP बटा DQ के बराबर है। ठीक है भाई, कर देते हैं। और ये सवाल तो आपका सीधा सीधा NCERT से उठा हुआ रहेगा। तो ये रहा आपका ट्राइंगल ABC और ये रहा आपका ट्राइंगल DEF। ये दोनों सिमिलर हैं, ये आपको गिवन है। और मीडियन क्या है? ABC की मीडियन है AP और उसकी है DQ। तो AP ऐसा कुछ ड्रॉ कर लो, इसका मीडियन, और ये हो गया आपका DQ, इसका मीडियन ड्रॉ कर लो। मीडियन का मतलब पता है ना, कि ये P पॉइंट BC का मिड पॉइंट होगा और ये Q पॉइंट EF का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, ऐसे मार लो इसको। ठीक है, चल अब ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो इज आल्सो इक्वल, राइट? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, AB बटा DE शुड बी इक्वल टू BC बटा EF? बोलो हाँ है ना, लिख सकता हूं। अब अब देखो ध्यान से मेरी बात को समझना है यहाँ पे। ठीक है, बहुत प्यारी चीज समझाने वाला हूं। अगर मैं BC और EF को आधा आधा कर दूं, BC और EF को आधा आधा कर दूं, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख दूं, BC को मैं ऐसा लिख दूं 2 टाइम्स ऑफ BP। तो मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं ना। BC को मैंने किस तरीके से लिख दिया कि तू भाई ट्वाइस ऑफ BP है, और EF को मैंने लिख दिया कि तू ट्वाइस ऑफ EQ है। लिख दिया, 2 से 2 काट सकता हूं क्या? तो यहां से मेरे को AB बाय DE BP बाय EQ के बराबर मिल गया। और मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे तो एंगल भी एंगल E के बराबर भी होगा ही। अब इन ट्राइंगल्स को ध्यान से देखो, बड़े ट्राइंगल्स को नहीं, इन दोनों ट्राइंगल्स को, छोटे छोटे वाले कंपेयर करो। AB बटा DE
इक्वल्स बीपी बटा EQ जो आ गया, और ये वाला एंगल बीच का सेम है, यानी कि SAS से आप बोल सकते हो कि ये दोनों आपस में क्या हो गए दोस्त, सिमिलर हो गए। अब आपको एस्टैब्लिश क्या करना है, AB ओवर DE इक्वल AP ओवर DQ। ठीक है, तो अगर ये छोटे वाले ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि यहां से AB ओवर DE विल बी इक्वल टू AP, क्योंकि ये भी तो उसी छोटे वाले ट्राइंगल में ही आ रहे हैं ना जो मीडियंस है, AP ओवर DQ, और यही तुमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, एक बार ही देख लो कहीं ऐसे चेंज करके तो नहीं लिखा हुआ था, AB ओवर DE इक्वल AP ओवर DQ। हाँ, बस यहीं पे ही छोड़ दोगे, हेंस प्रूव्ड। तो बस मीडियन के कॉन्सेप्ट का तुमको यूज करना था यहाँ पर, यही मेन कॉन्सेप्ट है कि इसको कैसे लिखोगे। ठीक है, यहां से लेके यहां तक जाने वाला ही मेन कॉन्सेप्ट है। अगेन 2 नंबर में ऐसा सवाल आया हुआ है तो मतलब यार थोड़ा सा कैलकुलेशन हेवी हो रहा है तुम्हारा पेपर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अ हॉर्स, अ काउ एंड गोट आर टाइड each by ropes of length 14 centimeter at the corners A, B and C respectively of a grassy triangular field ABC with sides of length 35, 40 and 50. Find the area of the grass field that can be grazed by them. तो यार यहाँ पे देखो वो ना कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है दोस्त, ट्राइंगल की साइड से अपने को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। ट्राइंगल की साइड जो मर्जी दे दो, जैसे उसने 35 दी हुई है आई थिंक, एक उसने 40 दी हुई है और एक उसने 50 दी हुई है। यहां पर उसने एक को बांध दिया, यहां पर उसने दूसरे को बांध दिया, यहां पर उसने तीसरे को बांध दिया, लेकिन सबकी रोप 14 सेंटीमीटर की है। तो यहां पर ये 14 सेंटीमीटर की आर्क बनाएगा। ठीक है, यहां पर भी ये 14 सेंटीमीटर की ऐसे प्यारी सी आर्क बनाएगा दोस्त, और यहां पर भी ऐसे 14 सेंटीमीटर की आर्क बनाएगा। तो आपको इन सारे सेक्टर्स का एरिया निकाल के ऐड करने का है। आपको पता है ऐसे सवाल आपकी एनसीईआरटी में भी है। अगर आप इसको θ1, इसको θ2, इसको θ3 लेते हो तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर की जगह आप 14 रख दीजिए, जो कि 196 हो जाता है 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो 196 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 डिग्री होता है, तो थीटा में यहाँ पे ए पे θ1 ले रहा हूं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 196 पाई, इस पे θ3 ले लेते हैं। ठीक है, θ3 बाय 360, और यहां पर θ2 ले लेते हैं, ये वाला एंगल, तो ये हो जाएगा 196 पाई θ2 बाय 360। अब आपको इन तीनों को ऐड ही तो करना है, और आपको दिख रहा है 196 पाई अपॉन 360 हर जगह कॉमन होता है। तो अल्टीमेटली कॉमन लेने के बाद θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बचता है, जो कि एंगल्स का सम है, ट्राइंगल के एंगल्स का सम है, जो कि 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, आपका फाइनल आंसर आएगा 196 पाई डिवाइडेड बाय 360 टाइम्स θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 विच इज 180। तो ये जाएगा 2 में, ये जाएगा अपना 98। तो 98 पाई मेरा आंसर आएगा। पाई की वैल्यू डाल देना, आंसर निकाल देना। ठीक है, पाई की वैल्यू कुछ दी नहीं हुई तो पाई की वैल्यू 3.14 डाल के सॉल्व करना। चलो, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, और वाला सवाल है बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। बहुत ज्यादा आसान सवाल है क्योंकि 90 डिग्री दे दिया उसने डायरेक्टली। तो सर्कल बना लेते हैं, मेजर सेगमेंट का एरिया बताना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये रहा मेरा कॉर्ड, ये रहा मेरा सेंटर, रेडियस दिया हुआ है 5 के बराबर। ठीक है, और 90 डिग्री ये सबटेंड कर रहा है एट सेंटर, और सेगमेंट का एरिया बताना है, सेक्टर का नहीं बताना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो सेगमेंट मेरा माइनर सेगमेंट ये हो जाएगा, इसका एरिया निकाल के पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दो। ठीक है, तो इसका एरिया कैसा निकलेगा, ये सेक्टर का एरिया निकाल दो, 5 5 और ये 90 डिग्री है, तो ये सेक्टर का एरिया निकाल दो। कैसे निकल जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, तो पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो आप सिंपली करो, पाई आर की जगह हो जाएगा 5, तो 25 पाई अपॉन 4 माइनस ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट, तो 25/2।
ठीक है, ये आपका आ गया माइनर सेगमेंट का एरिया। इसको किस में से माइनस कर दो बेटा, इसको माइनस कर दो पाई आर स्क्वायर में से, मतलब 25 पाई माइनस दिस वुड बी माय आंसर। बस सॉल्व कर देना, ठीक है, आंसर मिल जाएगा। चलो भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इन सब चीजों को रब कर देते हैं। सॉरी 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 सॉरी, बस रब करने का टाइम दे दो मालिक। उसके बाद फटाफट से 25th क्वेश्चन कराते हैं। यार 25th क्वेश्चन भी ना बहुत अच्छा सवाल है, और जेन्युइनली ये 2 नंबर का सवाल तो बिल्कुल नहीं है, मिनिमम ये 3 नंबर का सवाल है, और तुम्हारे प्रीवियस ईयर में 5 नंबर तक में भी आया हुआ है। तो भगवान जाने भाई 2 नंबर में ऐसा सवाल सीबीएसई डाल के क्या करना चाह रही है। आराम से समझना, बहुत प्यारा सवाल है। अगर आपने ऐसा सवाल नहीं किया है तो पहली बारी में सोचना मुश्किल हो जाएगा, अगर आपने किया है तो मुबारक हो, आपके टीचर्स आपके साथ लग के मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। Triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC are of length 10 cm। तो BD मेरा 10 है और DC मेरा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड AB एंड AC। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे को 90 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्त अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, प्रॉपर्टी ऑफ टैंजेंट से, है ना, इक्वल होते हैं। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा। इसको मैं x ले लेता हूं तो ये भी मेरा x हो जाएगा। AF और AE को मैंने x मान लिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, ध्यान से देखो, और मेरे को ये भी 4 दिया हुआ है, ये भी 4, ये भी 4, रेडियस हर जगह 4 है। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं यहां पर पेन चेंज करता हूं सबसे पहले तो यार। मैंने अगर आपसे पूछा कि मेरे को इस वाले ट्राइंगल का एरिया बताओ जो मैंने यहाँ पे शेड किया है, तो आप बोलोगे सर मेरे को बेस पता है, मेरे को हाइट पता है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो मैं इसका एरिया फटाफट लिख सकता हूँ, हाफ टाइम्स बेस इज 18 और 4। अभी सॉल्व मत करो, रुक जाओ, सॉल्व मत करो, फाइनल वैल्यू नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं मेरे को इस वाले ट्राइंगल का एरिया बता दो, तो तुम बोलोगे अच्छा सर अभी बता देता हूं, हाफ टाइम्स बेस क्या है यहाँ पर x की टर्म्स में आएगा 10 प्लस एक्स, और हाइट क्या है बेटा, अगेन दिस रेडियस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है 4, ठीक है। अब मैं तुमको बोल रहा हूँ, ठीक है भाई बहुत खूबसूरत, अच्छा काम कर रहे हो अभी तक सारे के सारे, मजा आ रहा है तुम्हारे साथ क्वेश्चन को डिस्कस करके। इस वाले ट्राइंगल को देखो, इस वाले ट्राइंगल को, ठीक है, और इसका एरिया बताओ। तुम बोलोगे सर अगेन हाफ टाइम्स बेस क्या हो जाएगा इस बारी 8 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या हो जाएगा 4। और अब मेरे को अपनी एकदम अंदर की आंखों से, अपनी तीसरी आंखों से देख के बताओ, एकदम सच सच बोलना, ठीक है। इन तीनों के तीनों ट्राइंगल्स को अगर तुम ऐड कर देते हो तो तुमको बड़ा वाला ट्राइंगल नहीं मिल रहा, तो इन तीनों के एरिया को ऐड करके 90 से इक्वेट कर दोगे तो सवाल खत्म हो गया। अब देखो क्या क्या कॉमन आएगा, ध्यान से देखो, हाफ इंटू 4, हाफ इंटू 4 हर जगह कॉमन है, इसलिए मैंने बोला सॉल्व मत करो। कॉमन है, हाफ इंटू 4 का मतलब होता है 2, तो 2 हर जगह कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा 18, यहां से 18, यहां से 10 प्लस एक्स, ठीक है, और यहां से 8 प्लस एक्स, ये मेरा 90 के बराबर है। तो 90 बटे 2 हो जाएगा। अगर मैं यहां से हटा देता हूं तो यहां बचेगा 45, तो ये हो गया मेरा 28, 28 और 8 36, तो 36 गया 45 में से, तो 2x मेरा 9 आया, तो x की वैल्यू मेरी 4.5 आएगी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सवाल खत्म हो गया सर, अरे उसने पूछा क्या है वहां खत्म करो, और ये गलती होती है, बहुत बच्चों से होती है, और फिर आप 98 99 पे टक जाते हो, परफेक्ट स्कोर नहीं ला पाते हो। AB और AC बताना है, तो AB किसके बराबर हो जाएगा 10 प्लस 4.5, तो AB हो जाएगा मेरा 14.5, और AC किसके बराबर हो जाएगा 12.5। ठीक है दोस्त, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक ये और में भी सवाल है, फटाफट देख लेते हैं क्या कह रहा है ये सवाल। A circle is inscribed in a right angle triangle ABC, right angle at B. If BC is equal to 7 cm and AB is equal to 24, find the radius of the circle. Again देखो, अगर ये सवाल तुमको मैं बोलूँ कि बिना पेन उठाए करना तो तुम कर लोगे, क्योंकि तुम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में जानते हो। एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया है एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ऐसे, ठीक है।
राइट एंगल एट बी, तो इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी। बीसी मेरा 7 है, ठीक है जी। एबी मेरा 24 है, तो एसी मेरा किसके बराबर होगा? 25 के बराबर होगा। ये मैं जानता हूं, आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पाइथागोरस लगा के दिखाना पड़ेगा। जो मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बताया वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। तो आपको रेडियस बताना है कि इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। अब बताओ, इस सवाल में थोड़ी सी भी जान बची है क्या? बहुत सिंपल है, उसी से ही मिलता जुलता सवाल है। अगर आपको रेडियस बताना है इसका, तो आप कैसे करेंगे? पेन चेंज कर लेता हूं। देखो भाई, अगर ये आपका सर्कल अंदर है, इसका सेंटर भी अंदर होगा। अगर मैं यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं और यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो किसी को दिक्कत होगी, परेशानी होगी? अगर मैं इसको R बोल देता हूं, इसको मैं बहुत तरीके से कर सकता हूं, लेकिन अभी जो आपको सबसे बेस्ट हिट करेगा मैं वो बता रहा हूं। तो आपने इस राइट एंगल ट्रायंगल को दोबारा से ऐसे 3 ट्रायंगल्स में बांट देना है, ठीक है? और तीनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल सकते हो आप R की टर्म्स में। इस वाले का क्या होगा? हाफ टाइम्स बेस इज 7 टाइम्स हाइट इज रेडियस R, प्लस हाफ टाइम्स, इसको पकड़ लो बेस की तरह, 25 टाइम्स R, प्लस हाफ टाइम्स 24 टाइम्स R। इसको किससे इक्वेट करोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। कंप्लीट क्या आएगा बेटा? हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट, तो हाफ टाइम्स 24 टाइम्स 7। बस हाफ हर जगह से गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 25 25 4 24, ये हो जाएगा 49 49 और 7 इज नथिंग बट 56। तो 56 R इक्वल्स 24 टाइम्स 7, तो 7 8, तो R की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो जो ऊपर वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट था, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है एक तरीके से। चलो भाई, सेक्शन सी पे आ रहे हैं। सेक्शन सी का जो पहला सवाल है, एकदम तुम्हारे एनसीईआरटी से उठा हुआ सवाल है, एकदम डिट्टो सवाल छाप दिया है। क्या कर रहा है, क्या कह रहा है सवाल कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये पैरेलल टैंजेंट्स हैं। दोस्त पैरेलल टैंजेंट्स है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये आपका डायमीटर बनेगा, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये आपका सेंटर से ऐसे प्यारा सा डायमीटर गुजर रहा है। एंड अनदर टैंजेंट ए बी, तो ये हमारी एक टैंजेंट है जो ऐसी इंक्लाइन टाइप की दिख रही है विद द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आपको एंगल एओबी, ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव करना। देखो इसको कैसे करते हैं बेटा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी इस टाइप का केस होता है ना, कि दो टैंजेंट्स है ऐसे, और आप लोग जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट है, इसको आप ऐसे रेडियस से मिला देते हो, सेंटर से मिला देते हो, आई एम सॉरी, और ऐसा बनाते हो, ऐसा क्वाड्रिलेटरल टाइप का बनाते हो, तो ये दोनों जो ट्रायंगल बनते हैं ना, ये वाला और ये वाला, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनते हैं। ये आप सर्कल में एज अ रिजल्ट भी सीखोगे, प्रूफ भी सीखोगे। प्रूफ तो कॉन्ग्रुएंसी से आता ही है आपको, ठीक है? तो इसी रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे कि भाई मैं अगर इस वाले ट्रायंगल को, यानी कि POA और COA को पकड़ता हूं ना, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है दोस्त। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के दोनों बराबर होंगे। इसको मैं अल्फा बोल देता हूं, इसको भी मैं अल्फा बोल देता हूं। सिमिलरली COB और QOB भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है? और बहुत आसान है इसको प्रूफ करना। अगर तुमको नहीं समझ आ रहा तो मैं बता देता हूं प्रूफ भी कैसे करते हैं, टेंशन मत लो। PO और OC दोनों के दोनों रेडियस हैं, तो ये तो दोनों के दोनों कॉन्सेक्यूटिव ट्रायंगल्स में इक्वल होएगा। ये और ये भी बराबर हैं, क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, और ये आपका कॉमन है। तो S से क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? तो अब नीचे वाले दोनों ट्रायंगल, क्योंकि मैं कॉन्ग्रुएंट बता चुका हूं आपको, अब तो प्रूफ भी दिखा चुका हूं, तो आप इसको बेटा ले लो बीटा और इसको भी ले लो बीटा। अब बताओ, क्या ये चार एंगल अल्फा अल्फा बीटा बीटा, क्या ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं? तो क्या 2 अल्फा प्लस 2 बीटा स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए? तो क्या यहां से अल्फा प्लस बीटा, जो कि और कुछ नहीं है, एंगल AOB है, 90 डिग्री के बराबर नहीं आ जाएगा? हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो
नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, जो और में है विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट के लिए। और भाई हमारे लिए तो अच्छी बात है ना, जितने ज्यादा सवाल मिल रहे हैं हम लोगों को आइडिया लग रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं सीबीएसई की नजर से। टू टैंजेंट्स, इसको हम लोग आगे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा स्पेस का इशू हो जाएगा वरना। Two tangents PA and PB are drawn to a circle with center O from an external point P. Prove that angle APB is twice of angle OAB. चलो, तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं प्यारा सा। ठीक है, ये रहा मेरा खूबसूरत सा ड्राइंग सर्कल। मैंने एक बाहर P पॉइंट लिया और ऐसे टैंजेंट बना दी P, और नेमिंग कैसे करी गई है, PA and PB। इसको मैं A ले रहा हूँ दोस्त, इसको मैं B ले रहा हूँ, अगर तुमको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो। विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू प्रूव दैट एंगल APB, एंगल APB, तो बेटा ये मेरा A है, यहाँ पर मेरा कहीं सेंटर O होगा, ये वाला एंगल APB, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OAB, ट्वाइस ऑफ एंगल OAB। तो बेटा यहां पर मैंने ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया, अलग पेन से कर दो थोड़ा सा, एंगल OAB, ठीक है। तो इसको मैं अल्फा ले लेता हूं, इसको मैं बीटा ले लेता हूं, इन्हीं दोनों को मेरे को क्या करना है, रिलेट करना है। मेरे को यही बताना है कि एंगल APB इज ट्वाइस ऑफ एंगल दिस। तो इन शॉर्ट अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीटा, ये मेरे को प्रूव करना है। तो मैं आप लोगों के सामने इसको बड़े प्यार से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। चलो भाई, तो एक बात बताइए, अगर मैं ये अल्फा की टर्म्स में देखूं, अगर मैं ये अल्फा की टर्म्स में देखूं तो मेरे को रिलेशन कैसे मिलेगा दोस्त, कोई और पेन चाहिए मेरे को। हाँ, ये वाला एंगल पूरा 90 होता है मेरे को पता है, और ये वाला एंगल पूरा 90 होता है मेरे को पता है। तो अगर ये अल्फा है तो ये किसके बराबर होगा, ये क्वाड्रिलेटरल को नजर में डाल के देखो, ये 90 ये 90, तो 180 इन लोगों ने बना दिया। और आपको पता होना चाहिए ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, नहीं भी पता तो इतना तो पता है ना कि ये 90 है, ये 90 है, तो इन दोनों को मिला के भी 180 बनाना पड़ेगा, क्योंकि चारों एंगल क्वाड्रिलेटरल के तो 360 बनाएंगे ना। तो अगर ये अल्फा है तो इस वाले को 180 माइनस अल्फा होना पड़ेगा, बोलो हाँ। अब ये अगर मेरा रेडियस है, ये भी रेडियस है, और अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, इतना। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से जानते हो। तो अब इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये खूबसूरत सा ट्रायंगल तुमको चीख चीख के बुला रहा है और बोल रहा है मेरे सारे एंगल्स का सम करके 180 से इक्वेट कर दो जी। तो बीटा प्लस बीटा हो जाता है 2 बीटा प्लस 180 माइनस अल्फा इक्वल्स 180। यहां से आपको क्या मिलेगा, अल्फा इक्वल्स 2 बीटा, जो आपको प्रूफ करना था। तो आपस में बस रिलेट करना है प्यार से, है ना। चलो भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। In a workshop, the number of teachers of English, Hindi and Science are 36, 60 and 84 respectively. Okay, good. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are to be seated and all of them being of the same subject. तो भाई हमको ना सबसे पहले तो रूम्स कम लेने हैं, मिनिमम रूम्स ही हम लोगों को लेने हैं, क्योंकि यार भाड़ा लगता है रूम का, और हम लोगों को सेम सब्जेक्ट के टीचर को साथ बिठाना है। तो यहाँ पे 36 हैं, 60 हैं और 84 हैं। तो अब एक बात बताओ, इन 36 में से ज्यादा आप लोगों को बिठाने हैं एक साथ, 60 में से भी और 84 में से भी, और इक्वल लोग ही बैठे रहने चाहिए हर रूम के अंदर और सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि 36 को और 60 को और 84 को सबसे बड़ा नंबर जो एक साथ खा ले उसी की ही रिक्वायरमेंट है, यानी कि HCF की रिक्वायरमेंट है। HCF से आपको क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ पीपल पता चलेंगे जो रूम में बैठ रहे होंगे। लेकिन इसने क्या बोला है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, तो उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सबसे पहले HCF निकालूंगा। तो HCF मेरे को यहाँ पर तो सीधा सीधा ऑलरेडी दिख रहा है कि 36, 60 और 84 12 के बराबर आएगा। ठीक है, 18 मैं सोच रहा था पहले, नहीं, लेकिन नहीं जाएगा, 12 के बराबर आएगा। तो 12 लोग आपको हर रूम में बिठाने पड़ेंगे। तो आप लोगों को 3 रूम लगेंगे बेटा इंग्लिश के टीचर्स के लिए, 5 रूम लगेंगे आपको हिंदी के टीचर्स के लिए, और आपको 7 रूम लगेंगे बेटा साइंस के टीचर के लिए। तो आपका आंसर क्या आएगा, 7 5 12 12 3 15।
15 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये सवाल जो तुमको ऐसे टीचर्स है ना ट्रिक बताते रहते हैं कि तुमको मिनिमम दिखे तो ये लगा देना, मैक्सिमम दिखे तो ये कॉन्सेप्ट लगा देना, बेटा ऐसे सवालों में ना तुम फंस जाओगे। इसलिए अपने आप को ना बेसिक लेवल से मजबूत करने की कोशिश करो। तुमको चमकना चाहिए कि क्यों यहाँ पर HCF लगा भाई, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अप्लाई करा जाता है HCF और LCM, रटाना नहीं है तुमको। अगला सवाल बेटा एकदम डायरेक्ट है, इससे ज्यादा आसान सवाल पूरे पेपर में नहीं हो सकता, वो भी 3 नंबर का। क्या कह रहा है सवाल, देखो, if the zeros of the quadratic polynomial this find the zeros of the quadratic polynomial और वेरीफाई करना है zeros और कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप। तो zeros निकाल देता हूं, वेरीफाई तो आप कर ही दोगे। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी बेटा ये ना आपको स्प्लिट करके दिया हुआ है, आपको यहाँ पे मेहनत करना नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट क्या है 2√2, और देखो ये बीच वाली टर्म आप लोगों को स्प्लिट फॉर्म में ही दी हुई है और इसका प्रोडक्ट भी 2√2 ही है। तो आपको कुछ नहीं करना, 2x² माइनस x और यहां पर हो जाएगा माइनस 2√2x प्लस √2। बस बेटा कॉमन ले लो, तुमको यहां पर ब्रैकेट को ओपन करके कॉमन लेना था क्योंकि सारी चीज दी हुई है, मिडल स्प्लिट ऑलरेडी करा हुआ है उसने। तो यहां पर x कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 और यहाँ पे √2 कॉमन ले लेता हूँ माइनस के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2x माइनस 1। तो मेरा जीरोस क्या आएंगे, x माइनस √2 मेरा पहले ब्रैकेट में आ जाएगा, 2x माइनस 1 मेरा दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया मेरा √2 और यहाँ से आ गया मेरा 1/2। तो ये मेरे जीरोस आ गए। अब इसके साथ बेटा आप जीरोस और कोएफिशिएंट वाला रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेना, ठीक है, इतना तो तुम कर ही सकते हो। चलो भाई, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आ गए हैं, इसको हम लोग बड़े प्यार से इज्जत देके यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का पहला सवाल क्या है, sin थीटा प्लस cos थीटा अगर √3 के बराबर है तो tan थीटा प्लस cot थीटा को 1 के बराबर प्रूफ करना है। बहुत ही फेमस सवाल है, बहुत ही रिपीटेड PYQ है। sin थीटा प्लस cos थीटा √3 तो tan थीटा प्लस cot थीटा 1 प्रूफ करना है। तो अगर sin थीटा प्लस cos थीटा √3 है और आपको पहुंचना कहां तक है दोस्त, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1 तक पहुंचना है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पहुंचना कहां तक है दोस्त, क्योंकि tan थीटा प्लस cot थीटा जब भी दिखे ना, जब भी दिखे, मैं तो यही बोलता हूँ इसको sin cos में कन्वर्ट करो, क्योंकि तुमको sin थीटा बाय cos थीटा प्लस cos थीटा बाय sin थीटा मिलेगा। जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेके नीचे, तो ये sin थीटा cos थीटा बनेगा और ऊपर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 बनेगा, ठीक है। तो मेरे को इन शॉर्ट 1/sin थीटा cos थीटा 1 के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। या फिर मैं बोलूं तो मेरे को sin थीटा cos थीटा 1 के बराबर प्रूफ करना है। तो मैं इस वाले 1 को भी हटा देता हूं क्योंकि ये तो मेरे को प्रूफ करना था ना, इसको हटा दो। तो इन शॉर्ट tan थीटा प्लस cot थीटा और कुछ नहीं 1/sin थीटा cos थीटा है। तो अब मेरे को sin थीटा cos थीटा तक पहुंचना है, मेरे को sin थीटा प्लस cos थीटा दिया हुआ है। तो बेटा कोई सा भी, कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि सर यहाँ पे सास बहु साजिश यानी कि SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लगेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स 3 आएगा। ये 1 के बराबर है बेटा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 मिल जाएगा, तो 2 sin थीटा cos थीटा 2 हो जाएगा। तो sin थीटा cos थीटा मेरा किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। sin थीटा cos थीटा 1 के बराबर आ गया, तो 1/1 इक्वल्स 1, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। वहां पे आपका tan थीटा प्लस cot थीटा 1 के बराबर आपने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट सवाल क्या है प्रूफ वाला, और में cos थीटा cos a माइनस sin a प्लस 1, इसको भी अलग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। cos a माइनस sin a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस sin a माइनस 1। एकदम पैटर्न वाला सवाल है बेटा, cos a प्लस sin a माइनस 1, इसको आपको किसके बराबर प्रूफ करना है, cosec a प्लस cot a, cosec a प्लस cot a। हमेशा जो प्रूफ करना है ना वहां से तुमको हिंट मिलता है। तो 1/sin cos upon sin, तो 1 प्लस cos ऊपर बच रहा होगा, sin नीचे बच रहा होगा, जब जाके ये बन रहा होगा एंड में। तो चलो बेटा यहां से कहानी शुरू करते हैं।
और ऐसे सवाल आपने टाइम कॉर्ड वाले भी करे होंगे, पैटर्न बेस्ड सवाल है। आप लोग इस सवाल को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, बेस्ट तरीका बता देता हूँ। cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1, यही है। आप क्या करो बेटा, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो किससे, cos a प्लस साइन a प्लस 1 से, ताकि नीचे मेरे को a माइनस बी और a प्लस बी मिल जाए। यही कॉन्सेप्ट होता है इसका, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, cos a प्लस साइन a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर नीचे। अब ध्यान से देखना, इनको मल्टीप्लाई करो आपस में और इनको मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे अपन लोग न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। न्यूमरेटर्स को आप यहाँ थोड़ा सा सेंसिबली मल्टीप्लाई करोगे ना तो जल्दी आएगा। देखो cos a प्लस 1 यहाँ पर भी है, cos a प्लस 1 यहाँ पर भी है, फिर माइनस साइन है प्लस साइन है, तो यहाँ पर भी a माइनस बी a प्लस बी मिल रहा है आपको। लेकिन ध्यान रखो, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। तो इसको आप ऐसे देखो, cos a प्लस 1 माइनस साइन a, और इसको बेटा आप ऐसे देखो, cos a प्लस 1 प्लस साइन a, ठीक है। अब ये a बना आपका, ये आपका b बना, तो a प्लस b a माइनस b आपको मिल गया। तो अब न्यूमरेटर जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos a का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय, नीचे तो ऑलरेडी बना हुआ है cos a प्लस साइन a, cos a प्लस साइन a माइनस 1 प्लस 1, ठीक है दोस्त। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोबारा लगा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि माइनस 1। चलो भाई अब सिंप्लीफाई कर देते हैं फटाफट से। 1 प्लस cos a का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर a, और फिर ये हो जाएगा प्लस 2 cos a, और माइनस साइन स्क्वायर a को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर a के टर्म्स में माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a, ठीक है। तो यहाँ से 1 से माइनस 1 गया, डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a जो कि 1 होता है, प्लस 2 साइन a cos a माइनस 1, तो 1 से माइनस 1 गया, तो नीचे सिर्फ और सिर्फ 2 साइन a cos a बचेगा। अब न्यूमरेटर में देखो क्या बचा है, 2 cos a प्लस cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, तो यानी कि 2 cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a। तो 2 cos a अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा बेटा, 2 cos a अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मेरे को 1 प्लस cos a बचेगा अंदर, और नीचे है मेरे पास 2 cos a sin a। थट क्या बचा, 1 प्लस cos a अपॉन sin a, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि यही बच रहा होगा, यहाँ से आएगा। तो 1 बाय साइन ए मेरा cot a हो जाएगा, 1 बाय साइन ए cos a हो जाएगा, cos बाय साइन मेरा cot हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो भाई कल 29 क्वेश्चन तक ही रिकॉर्ड कर पाया था, आज हम लोग 30th क्वेश्चन से चालू करते हैं। 30th सवाल है आपका प्रोबेबिलिटी का। तो क्या कह रहा है सवाल, एक बार देख लेते हैं। On a particular day, Vidhi and Unnati couldn't decide on who would get to drive the car. Okay. और उन्होंने क्या किया यार, उन्होंने ये सोचा कि हम लोग ना एक कॉइन लेते हैं और उसको 3 बारी फ्लिप करेंगे, ठीक है। 3 बारी फ्लिप किया जाएगा कॉइन। The following was agreed upon. If Vidhi gets 2 heads in a row, she would drive the car. अगर 2 heads आ जाते हैं in a row तो विद्धि ड्राइव करेगी। If Unnati gets a head immediately followed by a tail, she would drive the car. तो आपसे पूछा गया है कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है गाड़ी चलाने की, विद्धि की या फिर उन्नति की। तो सिंपल सा केस है बेटा, आपका एक कॉइन टॉस किया गया है 3 बारी, तो आप सबसे पहले तो अपना 3 कॉइन वाला सैंपल स्पेस लिख लो। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। तो मैं दोबारा बोलूंगा कि यार सैंपल पेपर का लेवल पिछले साल से अच्छा है, अपनी प्रिपरेशन को भी थोड़ा सा लेवल अप कर लो। तो भाई यहाँ पे फटाफट से मैं अपना सैंपल स्पेस लिख देता हूं। तो भाई हेड 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 से चालू करते हैं, फिर आएंगे अपन लोग हेड हेड टेल पे, फिर हेड टेल हेड पे, फिर टेल हेड हेड पे, ठीक है। उसके बाद अपने को पता है 2 टेल वाले केस लेने हैं, तो अपन लोग हेड टेल टेल पे आते हैं, फिर हम लोग टेल हेड टेल रखते हैं, फिर हम लोग टेल टेल हेड रखते हैं, और फिर हम लोग टेल 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 रखते हैं। अब देख लेते हैं भाई विद्धि के हिसाब से कितने फेवरेबल केसेस हैं
और अपने उन्नति के हिसाब से कितने फेवरेबल केसेस हैं। तो विधि गाड़ी जब चलाएगी जब दो हेड्स इन अ रो आ रहे हो। तो बेटा अगर ये आ जाए तो बिल्कुल चलाएगी वो गाड़ी, ये आ जाए तो भी चलाएगी वो गाड़ी, उसके अलावा ये आ जाए तो चलाएगी वो गाड़ी। तो विधि की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है गाड़ी चलाने की भाई 3/8। ठीक है, 3 फेवरेबल केसेस आउट ऑफ 8। बात समझ आई। अब आते हैं उन्नति पे। उन्नति गेट्स अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ टेल। तो पहले टेल आए और उसके तुरंत बाद हेड आए तो उन्नति को गाड़ी चलाने को दी जाएगी। तो बेटा देखो कि आपका टेल के बाद हेड कहां कहां दिख रहा है। तो इसको मैं अलग पेन से करता हूं। कौन सा पेन ले लें इसके लिए? एक काम करते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। चलो, तो ये फेवरेबल केस बन जाएगा उन्नति के हिसाब से। टेल के बाद हेड ये भी बनेगा बेटा। ठीक है, टेल के बाद हेड ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। तो 4 फेवरेबल केस हो गए उन्नति के हिसाब से, यानी कि यहां पर 4 आउट ऑफ 8 प्रोबेबिलिटी है। तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? उन्नति की। सवाल हो गया आपका समाप्त, लेकिन अच्छा सवाल है दोस्तों। 31st क्वेश्चन पे आते हैं। आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सवाल है। क्या कह रहा है सवाल? पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन, ठीक है, are in the ratio 3:4 and their monthly expenditures are in the ratio 5:7। आपकी एनसीईआरटी का एकदम सेम सवाल छाप दिया है ना, आपको करना भी आता होगा। सेव कर रहा है दोनों के दोनों 15,000 पर महीना। फाइंड देयर मंथली इनकम। तो आप लोग मान लो कि यार जो आपकी आर्यन की मंथली इनकम है वो है 3x, तो आपकी बब्बन की मंथली इनकम क्या हो जाएगी? 4x। उसके बाद एक्सपेंडिचर मान लो आर्यन का है 5y, अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा यहां पे, ध्यान रखना। तो बब्बन का क्या हो जाएगा बेटा? 7y। अब इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो आपको सेविंग मिलेगा, है ना, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। तो भाई 3x में से अगर मैं 5y, ये आर्यन का आ गया बेटा सेविंग, किसके बराबर आएगा? 15,000 के बराबर। सिमिलरली बब्बन के लिए इक्वेशन बना लो, 4x, ये क्या हो गया? 4x माइनस 7y इक्वल 15,000। दो सिंपल सी तुमको लीनियर इक्वेशंस दिख रही हैं। एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, जिससे भी सॉल्व करना चाहते हो करो और तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इजी पीजी। यार अगला सवाल भी तुम्हारा एकदम हूबहू एनसीईआरटी का सवाल छप रखा है, और अगर तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो मैंने उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए एक वीडियो बनाया था, और उसमें मैंने तुमको एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराए थे, जिसमें ये सवाल मैंने मार्क करवाया था। तो हर बच्चे ने, मेरे को लगता है, ये वाला सवाल कर रखा होगा। आपको लाइंस को प्लॉट करना है, ट्राइंगल बनेगा, उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये मैं स्किप कर रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं जो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए दिया हुआ है। इस सवाल को अच्छे से देख लेते हैं, ऐसे सवाल आपके 5 नंबर में भी आ सकते हैं। 5 years hence, इसका मतलब है 5 साल बाद। Father's age will be 3 times the age of son. 5 years ago, father was 7 times as old as his son. Find their present ages. तो बेटा सिंपल सी बात है, पहले अज्यूम कर लेते हैं कि पापा जी की जो प्रेजेंट एज है वो है x, और बच्चे की जो प्रेजेंट एज है वो है y। ठीक है, तो 5 साल बाद पापा जी की एज क्या हो जाएगी बेटा? x + 5, और ये क्या होगा? 3 गुना ऑफ बच्चे का एज देन, तो 3 टाइम्स ऑफ बच्चे की एज 5 साल बाद क्या हो जाएगी? y + 5। आपकी पहली इक्वेशन ये। दूसरी इक्वेशन यहां से बनेगी बेटा 5 साल पहले, यानी कि x - 5 रहा होगा पापा जी का एज। This should be equal to 7 times as old as his son, 7 times as old as his son then। ध्यान रखना, यहां पर प्रेजेंट एज मत ले लेना बेटा, तो यहां पर आपका आ जाएगा y - 5। ये दो इक्वेशंस हैं, सॉल्व करो सिंप्लीफाई करके, आपको आपका x और y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं सेक्शन डी, यानी कि 5 मार्कर्स पे आ रहे हैं बेटा। तो एकदम टिपिकल 5 मार्कर के सवाल हैं जैसे यूजुअली आते हैं, लेकिन एक सवाल बहुत अच्छा है, अभी दिखाऊंगा तुम लोगों को। तो a train travels at a certain average speed for a distance of 63 kilometers and then travels at a distance of, at नहीं होना चाहिए बेटा। मैंने ये भी नोटिस किया है कि इस पेपर में ना काफी टाइपिंग एरर है। ठीक है, तो काफी टाइपिंग एरर कर दी है सीबीएसई ने। सीबीएसई अगर इस वीडियो को देख रहा है तो भाई थोड़ा सा सुधर जाओ यार। तो यहाँ पे at नहीं आना चाहिए। then travels a distance of 72 kilometer
at an average speed of 6 km per hour more than its original speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is its original speed? तो भाई चलो इसको यहाँ पर तसल्ली से सॉल्व कर देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भाई एक ट्रेन है जो कि 63 किलोमीटर कवर करती है पहले अपनी ओरिजिनल स्पीड पे, और ये ओरिजिनल स्पीड ही मेरे को बतानी है बेटा। तो मैं मान लेता हूं कि उसकी ओरिजिनल स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी अभी तक, कोई आपत्ति तो बता देना भाई। फिर उसने क्या किया, उसने अब 72 किलोमीटर, अगले 72 किलोमीटर स्पीड बढ़ा के कवर किया। और स्पीड कितनी बढ़ाई बेटा, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी उससे 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी स्पीड। यानी कि उसकी अब आगे की स्पीड क्या हो गई, x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। बोलो किसी को कोई शंका परेशानी, इतनी बात सबको क्लियर है। अब उसने बोला है कि ये टोटल जर्नी में 3 घंटे लगा दिए भाई ट्रेन ने, है ना, 3 घंटे लगा दिए। तो अपने को एक सिंपल सा रिलेशन पता है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। अगर नहीं पता है तो प्लीज इसको लिख लो अपने नोट्स में। स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब देखो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, स्पीड के बारे में पूछा गया है, तो बहुत प्यार से आप निकाल सकते हो। तो एक काम करते हैं, 63 किलोमीटर अगर आप x की स्पीड से चलते हो तो कितना टाइम लगेगा, टाइम हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उस फॉर्मूले से देखो, टाइम को उधर ले जाओ, स्पीड को उधर फेंक दो। तो 63 ओवर x ये होगा, ये 63 किलोमीटर को कवर करने वाला टाइम जिसको मैं बोल देता हूं t1। तो ये और कुछ नहीं है बेटा, t1 है। और ये 72 किलोमीटर इस स्पीड से कवर करने के टाइम को मैं बोल देता हूं t2 मान लो। तो t2 किसके बराबर होगा बेटा, 72 अपॉन x प्लस 6। और ये t1 प्लस t2 ही तो 3 घंटे के बराबर दिया हुआ है। तो ये यहां से तुम्हारी अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बेटा, उसको तुमको सॉल्व करना पड़ेगा और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने इक्वेशन बना के छोड़ दिया है, बाकी तुम सॉल्व कर लेना इसके आगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 33rd क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 33rd क्वेश्चन आपका एकदम टिपिकल सवाल है, आपको बीपीटी प्रूफ करने के लिए दी गई है। क्या बोला गया है, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अगेन देखो यहाँ पे सेम रेशियो के बीच में गैप नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रूफ है, आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा प्रॉपर बेटा। प्रूफ जैसे एनसीईआरटी में दिया गया है आपको वैसे ही करना, तब जाके मार्क्स बनेंगे। और उसके बाद उसका एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी टाइपिंग एरर है सीबीएसई का, पता नहीं क्या हो गया सीबीएसई को। हेंस इन ट्रायंगल PQR प्रूव दैट अ लाइन L intersects the side PQ and PR of a triangle PQR at L and M respectively such that। तो बेटा ये प्रूफ करने को क्यों बोल रहा है, जब उसने गिवन दे दिया तो यहाँ पर ये चीज एकदम वाहियात है। ठीक है, ये चीज एकदम वाहियात है, इसको आपको ऐसे ही पढ़ना है कि एक ट्रायंगल PQR है जिसमें एक लाइन L है जो कि PQ और PR को इंटरसेक्ट कर रही है एट L and M, और ये लाइन पैरेलल है। मैं आपको दिखा देता हूं कि डायग्राम कैसे बनेगा, सेकंड वाला पार्ट कैसे होगा। ठीक है, एक ट्रायंगल है बच्चा ऐसा PQR, QR के पैरेलल एक लाइन है जो कि PQ को L पे और PR को M पे इंटरसेक्ट करती है। एक बारी मैं क्रॉस चेक कर लूं इंफॉर्मेशन। हाँ, LM पैरेलल टू QR, PL की वैल्यू आपको 5.7 दी हुई है, PL की वैल्यू आपको 5.7 दी हुई है। उसके बाद PQ की वैल्यू 15.2 दी हुई है, PQ की वैल्यू इस कंप्लीट की वैल्यू आपको 15.2 दी हुई है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद MR की वैल्यू 5.5 है और PM पूछा है, MR की वैल्यू 5.5 है और ये पूछा है दोस्तों आपसे। तो आप सिंपली बेटा अपना रेशो वाला फंडा लगा दो, तो दिस बटे दिस, तो यानी कि 5.7 डिवाइडेड बाय 15.2 में से 5.7 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 10.2। अगर मैं सीधा सीधा 5 माइनस कर देता हूं और फिर 9.5, है ना, इक्वल्स PM की वैल्यू मेरे को पता करनी है डिवाइडेड बाय 5.5। क्लियर कहानी। तो यहां से 57 पे 5, चलो मैं स्टेप नहीं खाता वरना तुम बोलोगे सर ने इतनी जल्दी कैलकुलेशन क्या कर दी। ऑलरेडी मेरे को आंसर दिख गया है, तुमको भी दिखना चाहिए। तो बेटा इससे मैंने बोला चलो टाटा बाय बाय, और इसको भी मैंने उड़ा के एक 10 लगा दिया नीचे।
ठीक है, तो अपने पास क्या बचा 57, 55, 95 और फिर 10। बेटा 5 11 में जाएगा, ये 5 19 में जाएगा, 19 तिया 57 होता है 33/10 यानी कि 3.3 मेरा आंसर आएगा। तो पीएम की वैल्यू क्यों आई 3.3। ठीक है, सवाल समाप्त। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे ये क्या हो गया, आ जाओ भाई। हाँ भाई, ये बहुत प्यारा सवाल है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम से अच्छा सवाल दे सकता है सीबीएसई, क्योंकि बहुत इजी सवाल आने लगे थे, क्योंकि आपकी वाटर फ्लो वाली प्रॉब्लम्स भी डिलीट कर दी गई हैं। पहले इस चैप्टर में बहुत मजा आता था, बच्चे को भी थोड़े से चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स करने का मौका मिलता था, लेकिन अब आसान कर दिया था। लेकिन ऐसा सवाल आएगा तो यार बच्चों को सोचना पड़ेगा, वरना गड़बड़ाएंगी चीजें। तो 34th का ए पार्ट हम लोग कर रहे हैं। बहुत प्यारा सवाल है, पहले पढ़ लो आराम से। From a solid right circular cylinder, from a solid right circular cone, not cylinder, whose height is 6 centimeter and radius of the base is 12 centimeter, a right circular cylindrical cavity of height 3 centimeter and radius 4 centimeter is hollowed out such that the bases of the cone and cylinder forms a concentric circles. ठीक है, find the surface area of the remaining solid in terms of pi. तो बेटा सबसे पहले सिचुएशन को ना एनालाइज करना पड़ेगा अपने को बढ़िया। तो देखो दोस्त, ऐसा ना एक बड़ा सा सबसे पहले तो कोन बना दो। ठीक है, इस कोन की मैं डायमेंशंस लिख देता हूं। हाइट है इसकी 5 सेंटीमीटर, रेडियस है इसका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी हाइट हो जाएगी बेटा 5 सेंटीमीटर दिया होता ना, सॉरी 6 सेंटीमीटर, और ये चीज आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर के बराबर। अब क्या गया बेटा, इस कोन में से ना एक सिलेंडर कैविटी की तरह से निकाल दिया गया, सिलेंड्रिकल कैविटी। ये एक सॉलिड कोन है, ठीक है, इसमें से एक आपने सिलेंड्रिकल कैविटी निकाल ली। मैं इसको अलग पेन से आपको शो करता हूं। लेकिन जो सिलेंड्रिकल कैविटी निकाली गई उसकी हाइट 3 है और रेडियस 4 है। ध्यान रखना, उसकी हाइट 3 है और रेडियस 4 है, और जो सिलेंडर का आपका बॉटम वाला पोर्शन होगा और जो कोन का बॉटम वाला पोर्शन है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना रहे हैं, मतलब सेम लेवल पर है। ध्यान रखना। तो आप लोग यहां पर किस तरीके से देखोगे बेटा इसको, कि सबसे पहले तो आप ना ऐसा एक छोटा सा सर्कल बनाओ। सही से बना नहीं, इसको मैं हटाता हूं, थोड़ा सा सिमेट्रिकली बना लेना। और फिर आप ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सिलेंड्रिकल कैविटी निकालनी पड़ेगी इसमें से। अब इसकी हाइट क्या दी गई है अपने को, सिलेंड्रिकल कैविटी की 3 सेंटीमीटर और रेडियस दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो ये है बेटा अपना 3 सेंटीमीटर, और ये वाला पोर्शन है अपना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे पहला डाउट जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर जो ये सिलेंडर बनना है, आपको कैसे पता कि यार ये इसके जो ये स्लांट वाला सरफेस है इसको टच करेगा। इससे पहले भी तो आके रुक सकता था ना, जैसे कि ऐसा भी तो हो सकता था। समझना मेरी बात को, ठीक है। आपको ये सब चीजें कोई और बताएगा नहीं जो मैं आपको बता रहा हूं, लोग सीधा सीधा इसका सॉल्यूशन दे देंगे। जैसे कि ये मेरा कोन है प्यारा सा, और मैंने अगर इसमें सिलेंड्रिकल कैविटी निकाली, तो मेरी सिलेंड्रिकल कैविटी ऐसे भी तो निकल सकती है दोस्त, है ना। तो ये वाला केस भी हो सकता है, ये वाला केस भी हो सकता है। मैं कैसे श्योरिटी से बोलूं कि मेरा ये वाला केस है या फिर ये वाला केस है। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को आगे बढ़ो। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तुमको सरफेस एरिया निकालना है, मुद्दा क्या है, सरफेस एरिया निकालना है जो भी सॉलिड बचा है रिमेनिंग सॉलिड उसका। तो ये कैविटी को इमेजिन करो कि तुमने कोन से बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर अगर तुमको सरफेस एरिया लिखना है, तो सबसे पहले जब तुम बाहर से देख रहे होगे तो तुमको कोन का पूरा कर्व सरफेस एरिया तो दिखेगा। तो पाई आर एल यहां पर भी आएगा, पाई आर एल तो यहां पर भी आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या दिख रहा होगा तुमको, यार सर आपने जब ये बेस के अराउंड से कैविटी निकाली है ना, तो कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा बेस ना,
जिसमें सिर्फ इसी वाले पोर्शन में एरिया है, क्योंकि ये तो कैविटी है, बोलो हाँ है ना। तो वो यहां पर भी ऐसे दिख रहा होगा, यहां पर भी ऐसे दिख रहा होगा, बोलो यस या नो। तो अगर आप उसका एरिया लिखना चाहोगे तो क्या होगा, मान लो कोन का मैं रेडियस कैपिटल आर ले रहा हूं, तो पाई आर स्क्वायर, माइनस मैं सिलेंडर के रेडियस को स्मॉल आर ले रहा हूं, तो पाई आर स्क्वायर। ये ही चीज यहां पर भी होगी बेटा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अभी तक कुछ भी चेंज है क्या? अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, एक चीज ध्यान रखना, अब तुम यहां पर जब देख रहे होगे, मतलब ये कैविटी वाली साइड से देख रहे होगे सरफेस एरिया को, तो तुमको ये जो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का, वो यहां पर भी दिखेगा, यहां पर भी दिखेगा, और ये टॉप वाला सरफेस भी दिखेगा, ठीक है। तो आप लोगों को टॉप वाला सरफेस दिखेगा अगर, तो सीधा सीधा मैं पाई आर स्क्वायर कर देता हूं, और मेरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर यानी कि 2 पाई आर एच। तो आप देखो दोनों केस में मेरे को जो पूछा गया है ना, वो मेरा सेम ही रहने वाला है, तो केस ये हो या ये हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा थॉट नहीं डालूंगा, मेरा आंसर सेम ही आने वाला है। लेकिन आपको एज अ टास्क मैं ये सोचने को बोल रहा हूं कि एक्चुअली डायग्राम ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। देख रहे हो, ऐसा आप कितने भी पूरे के पूरे वीडियो पे ना सॉल्यूशंस देख लेना, पूरे के पूरे यूट्यूब पे सॉल्यूशंस देख लेना सैंपल पेपर के, आपको ये वाला क्वेश्चन इतनी डिटेल से कोई नहीं समझाएगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना बेटा, सारी चीजें अब आपको पता है, इस फॉर्मूले में डाल देनी है। एल के लिए क्या करना है बेटा, एल के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है, तो एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12 का स्क्वायर यानी कि 144 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो यहां से आपका एल भी आ जाएगा, कैपिटल आर आपका 12 है, स्मॉल आर आपका इसके बराबर है 3 के बराबर है, सारी चीजें पता है आपको, एच भी पता है, यहाँ पे 4 के बराबर दिया हुआ, तो सब चीजें गिवन है, सिर्फ पुट करना है, पाई की वैल्यू मत पुट करना, पाई की टर्म्स में आंसर देना, ठीक है। चल अगला सवाल क्या कह रहा है, एन एम्प्टी कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एक एम्प्टी कोन है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट जिसकी 12 सेंटीमीटर है, फिल्ड विद आइसक्रीम सच दैट द लोअर पार्ट ऑफ द कोन which is 1/6 of the volume of the cone is unfilled, empty है वो, but a hemisphere is formed on the top, find the volume of the ice cream, ठीक है। चलो आ जाओ, तो सिंपल सी कहानी बोली गई है कि ऐसे एक कोन है, आइसक्रीम कोन टाइप का है, जिसमें आपने ना आइसक्रीम फिल करी, ठीक है, आपने इसमें आइसक्रीम फिल करी, लेकिन आइसक्रीम ना नीचे के 1/6 पोर्शन में नहीं है, 1/6 ऑफ द वॉल्यूम के पोर्शन में नहीं है, लेकिन आइसक्रीम यहां पर है एज हेमिस्फीयर। तो आपसे टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम पूछा है, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। तो सबसे पहले अपन लोगों को हाइट क्या दी हुई है और रेडियस क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो अपने को हाइट दी गई है 12 सेंटीमीटर, रेडियस दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो ये 12 है और ये अपना दोस्त 3 है। तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन उसने ये क्लियरली बोला है कि आपका कोन के अंदर जो है वो लोअर पार्ट ऑफ द कोन विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज अनफिल्ड, तो इसका टोटल का ही 5/6 ही तो बेटा भरा होगा ना, ये टोटल वॉल्यूम है कोन का, इसका 1/6 माइनस करो या फिर डायरेक्टली लिख दो कि इसका 5/6 लेना है, मेरे को 5/6 टाइम्स इसका लेना है, ठीक है। प्लस ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा बेटा, बहुत ही सिंपल है सर, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई, और यहाँ पर रेडियस क्या है अपना 3 ही है, तो यहाँ पर भी सेम ही रहेगा, तो आगे लिख देता हूं मैं, बस इन दोनों चीजों को ऐड कर देना, तुमको तुम्हारा आंसर मिल गया। क्लियर कहानी। चलो अगला क्वेश्चन बेटा एकदम टिपिकल है, कुछ ऐसा बहुत खास नहीं पूछा गया है स्टैटिस्टिक्स में, तो आपको सिंपली मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसमें क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, फॉर्मूलाज बेस्ड ही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आप लोगों को फटाफट से मैं यहाँ पे बता देता हूँ। If the mode of the following distribution is 55, then find the value of x. Hence find the mean. तो बेटा आपको मोड दिया हुआ है 55, तो मोड इस वाली क्लास इंटरवल में होगा,
तो मतलब ये आपका क्या बन गया बेटा, एमसी बन गया। एमसी का मतलब मॉडल क्लास, वो नहीं जो तुमने सोचा, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन गया एमसी। तो ये इन शॉर्ट तुम्हारा ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है ये तुम्हारा F1 हो गया। फॉर्मूला अगर तुम जानते हो तो ये तुम्हारा F1 हो गया। अब तुमको फॉर्मूला लगाना है सीधा सीधा। तुम लोगों को F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 माइनस F2 जो आता है ब्रैकेट में, वहीं से ही तुम लोगों को ये x की खोज करनी है। तुमको मोड दिया हुआ है बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड के बारे में तुम जानते हो। लोअर लिमिट तुमको यहाँ पे 45 दिख रही है। सारी चीजें तुम लोगों को पता है। फॉर्मूले में डालो, x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू आते ही मीन निकाल लेना, किसी भी मेथड से निकाल लेना। तीनों मेथड तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, सर्वे रिगार्डिंग हाइट्स ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल वाज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड। फाइंड द मीडियन हाइट ऑफ द गर्ल्स। If mode of the above distribution is this, find mean using empirical formula। तो सबसे पहले बेटा मीडियन निकालना है अपने को। मीडियन का भी क्या है, सबसे पहले आप देखोगे कि n क्या है आपका, है ना। n क्या होगा बेटा, तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। लेस देन 140, फिर ये लेस देन 145, फिर ये लेस देन 150, लेस देन 155, लेस देन। तो यहाँ पे आप लोग देख लो कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है या फिर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले तो इसी चीज को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो डिकोड कैसे करते हैं, लेस देन 140 में 4 लड़कियां हैं दोस्त, और लेस देन 145 में 11 लड़कियां हैं। तो लेस देन 145 में लेस देन 140 वाली भी तो इंक्लूड होंगी ना। तो ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। क्या दी हुई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सिंपली यही आपका n हो गया। जब आप टेबल बनाओगे तो आप नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी लिखते हैं ना। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैसे चलेगी बेटा, ये 4 हो जाएगा, फिर ये 7 हो जाएगा, फिर ये 29 माइनस 11 ये आपका 18 हो जाएगा, फिर ये आपका 11 हो जाएगा बेटा, फिर ये आपका 6 हो जाएगा, फिर ये आपका 5 हो जाएगा। तो आप अब n/2 करके अपना NC यानी कि मीडियन क्लास निकालोगे। फिर आप अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले में रखना, आपको मीडियन मिल जाएगा। और फिर एम्पिरिकल रिलेशनशिप से आपको किसकी खोज करनी है, मीन की खोज करनी है। तो आपको पता होना चाहिए मोड किसके बराबर होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या कहता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो ये आप निकाल लिए, ये आपको दिया हुआ है। मीडियन आप निकाल लिए, तो मीन भी आप बड़े प्यार से निकाल लेंगे यूजिंग एम्पिरिकल रिलेशनशिप। चलो भाई आ जाओ। अब फाइनली हम लोग लास्ट 3 क्वेश्चंस पे हैं, केस बेस्ड पे हैं। देखते हैं कि केस बेस्ड क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तो सबसे पहले बेटा 36 क्वेश्चन को फटाफट से बनाते हैं। आसान है ये सवाल, मुश्किल नहीं है। इन अ क्लास द टीचर आस्क्स एवरी स्टूडेंट टू राइट एन एग्जांपल ऑफ एपी। 2 लड़के आर्यन और रोशन ने ये प्रोग्रेशन लिखी। आर्यन ने ये लिखा, रोशन ने ये लिखा। आर्यन की इंक्रीजिंग एपी है, रोशन की डिक्रीजिंग एपी है। आर्यन की एपी में फर्स्ट टर्म -5 है, इसमें 187 है, इसमें कॉमन डिफरेंस है +3, इसमें कॉमन डिफरेंस है -3। नाउ द टीचर आस्क्स हिज वेरियस स्टूडेंट द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन प्रोग्रेशन। हेल्प द स्टूडेंट्स टू फाइंड द आंसर फॉर द फॉलोइंग। फाइंड द सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द 2 प्रोग्रेशंस। तो एक का +3 है, दूसरे का -3 है, तो सम क्या हो जाएगा 0। फाइंड द 34th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय रोशन। तो रोशन ने बेटा सेकंड वाली लिखी है, तो A34 निकालना है। तो A प्लस 34 माइनस 1 33 टाइम्स D कितना है इसमें -3। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 187 माइनस 99। तो बेटा एक काम करो, 99 की 100 माइनस कर दो, है ना। तो 87 और फिर 88 आ जाएगा सेकंड का आंसर। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय। भाई बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, इसमें नहीं पढ़ रहे हैं। व्हिच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन विल हैव द सेम वैल्यू। व्हिच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशंस विल हैव द सेम वैल्यू। तो आपको यहाँ पर और यहाँ पर an को इक्वेट करना है दोस्तों, ठीक है। और n की वैल्यू देखो, टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन विल हैव द सेम वैल्यू। तो मैं आपको ये वाला सवाल करवा, एक काम करता हूं, मैं इसको ब्लैंक स्लाइड पे ही लेके चलता हूं। तो भाई आर्यन की प्रोग्रेशन लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे रोशन की प्रोग्रेशन लिख देते हैं। आर्यन ने अपनी एपी कहाँ से चालू करी है, -5 फिर -2 एंड ऑन, -5 -2 फिर 1 फिर 4 एंड सो ऑन। रोशन ने आई थिंक 187 से चालू किया था, और 184 फिर 181 एंड सो ऑन। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यही है ना, हाँ
ठीक है, अब सवाल को पढ़ो एक बारी अच्छे से। Which term of the progressions will have the same value? कौन सी टर्म ऑफ these progressions will have the same value, यही पूछा गया है। तो मतलब इसकी और इसकी प्रोग्रेशन में जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुमको एक सेम टर्म मिलेगी। तुमसे पूछा जा रहा है उसी टर्म के बारे में। चलो भैया आ जाओ। तो यहां पर अगर मैं ए एन को लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा बेटा? तो यहां पर हो जाएगा -5 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 3, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू यहां पर 187 प्लस n माइनस 1, ठीक है, टाइम्स -3। चलो भाई सॉल्व कर देते हैं फटाफट से। तो ये हो जाएगा -5 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल्स 187 माइनस 3n प्लस 3। तो अगर मैं उसको यहां ले आऊं 3n को तो ये हो जाएगा 6n, ठीक है। उधर ले जाते हैं इसको तो ये हो जाएगा -3 माइनस 5 -8, 3 में जोड़ोगे तो हो जाएगा 11 जोड़ोगे 187 में, 11 जोड़ोगे 187 में तो आपका हो जाएगा 198, है ना। 187 197 198। तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 198/6, तो ये हो जाएगा 3 और फिर 3 33। n की वैल्यू 33 आ रही है, मतलब लास्ट पार्ट का आपका जो आंसर है वो है 33। आप चेक कर सकते हैं इसकी 33rd टर्म और इसकी 33rd टर्म सेम होगी बेटा, ठीक है। ये वाला सवाल फिर भी मैं बोलूंगा कि डिसेंट है। ऐसे सवाल बच्चे करते भी हैं, कुछ बच्चे मिस भी करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है सोचने में कि कह क्या रहा है। अगला सवाल भी बेटा बहुत ही ज्यादा आसान है, फटाफट से निपटा देते हैं। A group of class 10 students goes to picnic during winter holidays. The position of 3 friends Aman, Kirti and Chahat are shown by P, Q and R, ठीक है, P, Q and R. Find the distance between P and R. तो बेटा देखो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये 2 ही है तो मैं इसको 2,5 लिख रहा हूँ। इसकी पोजीशन है 2,5, Q की पोजीशन है 4,4 और R की पोजीशन है फ्रॉम द डायग्राम 8,3। तो क्या आप P और R के बीच में डिस्टेंस नहीं निकाल सकते डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के? तो बेटा देखो 6 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर यानी कि 36 और फिर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 √40, ठीक है। Is Q the midpoint of PR? Justify by finding midpoint of PR. तो बेटा PR का मिडपॉइंट निकालो फटाफट से। 8 और 2 10/2, 5 होना चाहिए था यहाँ पे, तो बेटा नहीं है मिडपॉइंट ये इसका, ठीक है। मिडपॉइंट फॉर्मूला यूज कर देंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड Q। तो बेटा x एक्सिस पे आपको एक पॉइंट लेना है जो कि P और Q से इक्विडिस्टेंट हो। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, आप x एक्सिस पे कोई पॉइंट को इमेजिन कर लो। कैसे इमेजिन कर सकते हो? x एक्सिस पे है तो सर y0 होगा, x, 0 और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो और इक्वेट कर लो। इसको मैं शॉर्टकट से भी करा सकता हूं लेकिन केस बेस्ड है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, यही तरीका है। लेट S be a point which divides the line joining PQ in the ratio 2:3, find the coordinates of S। तो सेक्शन फॉर्मूला भी उसने घुसा दिया है, ठीक है। चल A group of class goes to picnic। हाँ बेटा तो यहाँ पर सेमी टाइप का सवाल है, बस डायग्राम के बिना दे दिया, इसमें हम लोग टाइम नहीं लगा रहे। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैंपल पेपर, है ना। अराउंड आई थिंक 2 घंटे का लेक्चर चला गया होगा, ये 2 घंटे का वीडियो चला गया होगा। इंडिया गेट फॉर्मली नोन एज ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल इज लोकेटेड नियर कर्तव्य पाथ फॉर्मली राजपथ एट न्यू दिल्ली, ठीक है, हम सबको पता है। It stands as a memorial to 74,187 soldiers of Indian Army who gave their life in the First World War. This 42 meter, ये important information है, highlight कर रहा हूँ। This 42 meter tall structure was designed by Sir Edwin Lutyens in the style of Roman triumphal arches. A student Shreya of height 1 meter visited India Gate as a part of her study tour. अब क्या सवाल है भाई? What is the angle of elevation from Shreya's eye to the top of the India Gate if she is standing at a distance of 41 meter from India Gate? ठीक है, चलो तो ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करते हैं कि ये इंडिया गेट है, ये मेरा बेस लेवल है,
इंडिया गेट की मेरी हाइट कितनी दी हुई है? 41 मीटर, सॉरी 42 मीटर। और श्रेया बेटा कहीं यहां खड़ी है जिसकी हाइट क्या है? 1 मीटर। श्रेया की हाइट है, ध्यान रखना, और श्रेया एट अ डिस्टेंस ऑफ 41 मीटर खड़ी है। एक बार क्रॉस चेक कर लो इंफॉर्मेशन को, एट अ डिस्टेंस ऑफ 41 मीटर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या रहेगा दोस्त? तो एक सिंपल सी बात बताओ, बहुत ही ज्यादा आसान नहीं हो गया सवाल ये भी 41, और श्रेया की हाइट अगर आप इस टोटल हाइट में से माइनस करोगे तो ये भी तो 41 हो जाएगा। तो tan थीटा आपका 1 आ गया, यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 45 डिग्री। तो श्रेया को 45 डिग्री अपनी मुंडी ऊपर करके इसको देखना पड़ रहा होगा, ठीक है, इंडिया गेट को। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। श्रेया ऑब्जर्व्स, if Shreya observes the angle of elevation from her eye to the top of the India gate to be 60 degree, then how far is she standing from the base of the India gate? चलो ये भी बहुत आसान सवाल है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन उसको 60 डिग्री दिख रहा है, अगर 60 डिग्री दिख रहा है तो मान लेते हैं वो x डिस्टेंस पे खड़ी है बेस से। तो बेटा हाइट तो अभी भी 41 ही रहेगी, अगर श्रेया की हाइट में से मैं उसकी हाइट माइनस कर दूंगा तो 41 अपॉन मान लो कि x डिस्टेंस पे खड़ी है बेस से। This should be equal to perpendicular upon base tan 60, tan 60 is √3। तो x की वैल्यू क्या होगी? 41 अपॉन √3। और सिंपल सी बात है कि आंसर 41 से कम ही आना था, क्योंकि जब ये आगे जाएगी तभी इसको मुंडी और ऊपर करनी पड़ेगी, तभी 45 से 60 डिग्री पहुंचेगा एंगल। If the angle of elevation from Shreya's eyes changes from 45 degree to 30 degree when she moves some distance back from the original position, find the distance she moves back। यार ये भी बहुत आसान सवाल है, आप लोग 30 डिग्री के हिसाब से डिस्टेंस निकाल लो और फिर आप लोग माइनस कर देना उसको 41 के अंदर से, सवाल खत्म हो जाएगा। If Shreya moves to a point which is at a distance of 41 over √3 from the India gate, then find the angle of elevation। यही तो हमने पार्ट 2 में सॉल्व किया है, 41 by √3 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो बहुत ही आसान बेटा, केस बेस्ड तो मतलब हद आसान थे इस पेपर के अंदर, लेकिन फिर भी जैसे 5 मार्कर में आपको भाई जो वो सरफेस एरिया वाला वॉल्यूम वाला क्वेश्चन था उसमें एग्जाम प्रेशर में गलती करेगा बच्चा, तो बहुत ही पेशेंटली करना पड़ेगा आप लोगों को। पूरा का पूरा सब्जेक्टिव आपका सेक्शन, जिसमें आपको स्टेप मार्किंग का ध्यान रखना है, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है, एट द सेम टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी 3 से 4 कैलकुलेटिव क्वेश्चंस मेरे को देखने को मिले। तो मेरे को सबसे पहले तो जो आसान सवाल है एमसीक्यूज के, जो जल्दी बना सकता हूँ वो बहुत जल्दी बनाने हैं, और जो टाइम टेकिंग सवाल दिख रहे हैं मेरे को एमसीक्यूज में, उसमें भी मेरे को कैलकुलेशन फास्ट रखनी पड़ेगी। अपने एमसीक्यूज को मैं जितनी जल्दी निपटाऊंगा उतना ही ज्यादा टाइम मैं अपने 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर और 4 मार्कर में दूंगा, क्योंकि यहाँ पर लेंथ दिख रही है मेरे को क्वेश्चन में। तो आपका पेपर का लेवल मैं बोलूंगा थोड़ा सा रेस भी होगा, एट द सेम टाइम पेपर का लेवल कैलकुलेटिव भी रहने वाला है, मतलब पेपर कैलकुलेटिव रहेगा। तो अपनी कैलकुलेशन पे, शॉर्ट ट्रिक्स पे, मेंटल मैथ पे काम करो, और वही चीज मैं तुमको इस चैनल पर सिखाता हूं। और आने वाले वीडियोस में, आने वाले सेशंस में तुमको एमसीक्यूज की भतेरी ट्रिक्स मिलने वाली हैं, बहुत नई नई अप्रोचेस, कॉम्पिटेंसी डेवलप कराऊंगा तुम्हारी। बस तुम लोग चैनल पर बने रहना, और ये मेरा तुमसे वादा है। तुमको 10th के बहुत सारे चैनल्स दिखते होंगे, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स दिखते होंगे, सब अपनी साइड से बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन मैं जो इस चैनल पर दूंगा ना वो तुमको कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा एजेंडा बहुत अलग है। मैं तुमको एनसीईआरटी और ये सब सवाल नहीं कराऊंगा। मैं जहां पर तुम्हारा गैप आ जाता है ना, कि नया क्वेश्चन आए तो सोचे कैसे, कॉम्पिटेंसी नहीं डेवलप हो रही है, कोई अच्छा क्वेश्चन देख के बन नहीं रहा है, कैलकुलेशन में तुम लोग स्ट्रगल कर रहे हो, कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, शॉर्ट ट्रिक्स में, इन सब चीजों पे मैं काम करवाऊंगा तुम लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। जय हिंद दोस्तों।